नेक्स्ट हम लोग को बात करना है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि हमें माइंड में रखना रहता है कि जो सॉलिड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर सकते हैं कि नहीं, दैट विल बी द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड थिंग कि इफ कर सकते हैं देन हाउ एफिशिएंटली, कितने अच्छे से वो कंडक्शन करने वाले हैं। तो यही चीज हम लोग ना डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की। करेक्ट है? यस। अब देखिए, जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी तो तीन ही वर्ड हमारे पास हर बार माइंड में आते हैं। तीन वर्ड्स क्या क्या है? फर्स्ट होते हैं कंडक्टर्स, सेकंड इंसुलेटर्स एंड थर्ड इज सेमीकंडक्टर्स। मींस अगर मुझे ऑर्डर में बोलना हो तो फर्स्ट होगा कंडक्टर, नेक्स्ट होगा सेमीकंडक्टर एंड एंड में होगा इंसुलेटर। मीनिंग क्या है? यस, यू ऑलरेडी नो कि कंडक्टर मतलब क्या होता है? सम सब्सटेंस विच कैन इजीली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, राइट है, विच कैन इजीली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, उसको बोलेंगे कंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होगा कि सब्सटेंस विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट नॉट एज गुड एज कंडक्टर, कि वो भी कर सकते हैं, सेमीकंडक्टर भी कर सकते हैं लेकिन वो मेटल के इतना अच्छा नहीं करेंगे, मेटल से थोड़ा कम ही रहेगा। मतलब क्या है कि उनको ना थोड़ा हीट का रिक्वायरमेंट होता है, थोड़ा हीट करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ना, तब वो अच्छे से कंडक्ट करेंगे, ऐसा। लास्ट में आते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करते हैं, उनमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होता है, तो उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर्स, राइट है, या फिर आप नॉन कंडक्टर्स भी बोल सकते हो, देख लेंगे वही। अभी यही चीज हम लोग को ना थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा साइंटिफिक वर्ड में बोलना है, ये तो हमारा जनरल डेफिनेशन हो गया, बट यहाँ पे हम लोग को वर्डिंग यूज करना है कि उनका जो कंडक्शन हो रहा है, तो कंडक्टिविटी का क्या वैल्यू होता है। आपको ध्यान में रखना है कि हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आता था कि जो हम लोग बात करते हैं कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी भी स्मॉल, ये बेसिकली मेजर है कि हम लोग कितना उसको कंडक्टेंस आ रहा है। कंडक्टेंस को जब मेजर करने का प्रॉपर्टी है उसको कंडक्टिविटी बोलते हैं कि पर यूनिट लेंथ उसमें कितना हो रहा है कंडक्शन, राइट है। तो देखेंगे हमने बोला क्या यहाँ पे कि कंडक्टर्स में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है उसका रेंज होता है 10 to the power 4 to 10 to the power 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अब मीटर इनवर्स क्यों? कि हम लोग यूनिट लेंथ की बात कर रहे हैं, तो एक यूनिट लेंथ में मतलब एक मीटर लेंथ में कितना वो अच्छे से कंडक्शन कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, राइट है। अभी आपको ध्यान में रखना रहेगा कि जब मैं बात करता हूं कंडक्शन का, तो कंडक्टेंस हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में थोड़ा सा बेसिक पढ़ा हुआ है कि कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है। कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, राइट है ना। रेजिस्टेंस मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है ना उसको स्टॉप करने की प्रॉपर्टी है, कितना वो उसको स्टॉप कर रहा है, कितना उसको वो इनहिबिट कर रहा है, कितना स्टॉप कर रहा है उसको, बराबर। तो अगर मैं बात करता हूँ रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओहम्स, राइट है। तो इसी के लिए मैंने बोला कि अगर रेजिस्टेंस का उल्टा है कंडक्टेंस, तो रेजिस्टेंस का यूनिट अगर ओहम होगा तो कंडक्टेंस का क्या हो जाएगा? उल्टा, ओहम इनवर्स, इसलिए लिखा हुआ है ओहम इनवर्स। पर आपको माइंड में रखना है कि ये तो जनरल एक हो गया, इसका एक और यूनिट है जो कि साइंटिस्ट के नाम पे, जिसको हम लोग बोलते हैं सीमेंस पर मीटर। ये आपको भूलना नहीं है कि ओहम इनवर्स को ही सीमेंस भी बोलते हैं, मतलब साइंटिस्ट के नाम पे दिया हुआ है, बराबर। तो क्या आपको दिख रहा है कि कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होता है वो 10 to the power 4 to 10 to the power 7, मतलब यू कैन सी इतना ज्यादा उसमें होता है उसका इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन। 10 to the power 4 मींस 10,000 में चला गया वो, टू 1 करोड़ में चला जाता है, राइट है। सेकेंड पॉइंट, नाउ देखिए कि हम लोग को बात करना है कि अभी जब हम लोग सॉलिड्स की बात कर रहे हैं ना, तो हमारे पास आते हैं कि मेटल्स या तो सॉलिड कंपाउंड आ जाते हैं, या तो वो मेटल होगा या तो सॉलिड कोई कंपाउंड होगा, राइट है। तो अगर हम बात करते हैं मेटल की, तो आपको ध्यान में रखना है कि मेटल्स में जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है ना, वो होता है ड्यू टू मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू फ्री मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स। कि मेटल्स के पास ना बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री, जो आराम से घूमते रहते हैं। बट ये घूमते कब है? जब पोटेंशियल अप्लाई किया जाएगा, ये आपको भूलना नहीं है। अदरवाइज अगर मैं बोलता हूँ कि इलेक्ट्रॉन फ्री में ही घूम रहे हैं, तो ऐसा तो फिर आप कोई भी मेटल का, आप सपोज मैं बोलता हूँ मेटल का आपको मैंने एक रॉड दे दिया, तो आप उसको कभी पकड़ ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं पकड़ पाओगे? उसमें इलेक्ट्रॉन तो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी का तो कंटिन्यूअसली फ्लो होगा, तो पकड़ोगे कैसे उसको? इट्स नॉट पॉसिबल ना। तो ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन है फ्री, बट वो मूव कब करेंगे? जब पोटेंशियल अप्लाई किया जाएगा। पोटेंशियल इन द सेंस व्हाट, कि वही मेटल के रॉड को अगर हम लोग सॉकेट में, स्विच में डाल रहे हैं, डालना बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ये मिस्टेक नहीं करना होता है। हम सिर्फ एक कॉन्सेप्चुअल बोल रहे हैं कि वो मेटल रॉड को जब हम सॉकेट में मतलब सॉकेट की जब वो कनेक्शन में आता है, तो अब आपको दिख रहा है कि वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है कि वहां पे हाई इलेक्ट्रिसिटी का रेंज है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है, बराबर।
तो क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको ध्यान में रखना है कि मेटल्स कंडक्ट करते इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो आराम से मूव कर सकते हैं। फाइन। नाउ अगर ये मैं बात करता हूं इलेक्ट्रोलाइट्स की, मतलब मैं बात कर रहा हूं कोई सॉलिड कंपाउंड, क्योंकि सॉलिड का ही हम लोग यहाँ पे पॉइंट उठाया हुआ है ना, हमारे चैप्टर का नाम ही सॉलिड स्टेट है। तो सॉलिड में हम लोग ने बात कर लिया, एक तो होगा मेटल, आयरन का मेटल ले लो, कॉपर का मेटल ले लो। दूसरा हम लोग बात करें कि अगर मेरे पास कोई सॉलिड कंपाउंड है, लाइक मैंने बात कर लिया NaCl, NaCl भी आपका सॉलिड कंपाउंड है, तो उस केस में आपको माइंड में क्या रखना रहेगा कि फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज कि वो कंपाउंड होना चाहिए आयोनिक। फर्स्ट क्या रिक्वायरमेंट? वो कंपाउंड होना चाहिए आयोनिक, मतलब क्या है कि वो आयंस देना चाहिए। एंड सेकंड थिंग इज कि वो आयंस भी दे रहा है तो उसके आयंस होने चाहिए मूवेबल। मतलब ऐसा नहीं कि हाँ आपको NaCl का पाउडर दे दिया है, ऐसा आपने पूरा NaCl का ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया, ठीक है, ऐसा बड़ा सा आपने पहाड़ खड़ा कर दिया NaCl के पाउडर से, ऐसा पूरा। अब इस साइड से आपने वायर को कनेक्ट किया, आपका इलेक्ट्रिसिटी का वायर कनेक्ट किया, और इस साइड से आप टच कर रहे हो, आपको करंट लगेगा ही नहीं, सवाल ही नहीं आता है। क्यों नहीं लगेगा? अब बोलोगे अरे सर इसमें तो NaCl के आयंस है, Na प्लस और Cl माइनस है, तब क्यों नहीं इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है? बिकॉज वो आयंस मूव ही तो नहीं कर रहे ना, क्योंकि हम लोग क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन या आयन है ना, तो उनका मूवमेंट होना चाहिए। यू कैन सी मूवमेंट बोला हुआ है वर्ड, कि आपको पता है अगर NaCl में बात कर रहा हूं तो ऑपोजिट चार्ज है ना, ऑपोजिट आयन है Na प्लस Cl माइनस, वो तो अट्रैक्टेड रहेंगे ना, पावर से पकड़ के रखेंगे दूसरे को, तो आप कितना भी अप्लाई करो इसको छोड़ेगा थोड़ी, भागेगा थोड़ी। तो इसलिए आपको माइंड में रखना है कि ये हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं, मतलब वही जो सब्सटेंस कोई आयन दे सकता है, तब वहां पे आता है कि हम लोग ना उसकी बात कर रहे हैं या तो मोल्टेन स्टेट की, लेट मी राइट हियर, मोल्टेन स्टेट और एक्वियस स्टेट। आपको ये माइंड में रखना है कि या तो मोल्टेन स्टेट या तो एक्वियस स्टेट, कि इन दो ही केस में वो कंडक्ट कर सकता है। ऐसा नहीं कि आपने हाँ एक सॉलिड ऐसा बड़ा पत्थर जैसा ले लिया है, भले आयनिक कंपाउंड है, अब सोचिए कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट होना चाहिए, नहीं होगा, क्योंकि आयंस का मूवमेंट नहीं हो सकता उसमें। बट अगर हम लोग मोल्टेन स्टेट की बात करें, मोल्टेन मतलब क्या, कि उसको मेल्ट कर दिया गया है, उसको पिघला दिया गया हुआ है। मोल्टेन का मतलब होता है मेल्ट, पिघला दिया गया उसको। अब अगर उसको मैंने मेल्ट करके पूरा लिक्विड स्टेट में बना दिया, तब आयंस तो लूज हो गए ना, और हम लोग हमारे लिक्विड स्टेट में आयंस के पास मोशन का प्रॉपर्टी होता है, वो मूव कर सकते हैं ऐसा हियर एंड देयर, यस, तभी उनका वहां पे होगा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन। या तो बात करेंगे एक्वियस मीडियम, वही हो गया एक्वियस मीडियम, क्या कि आपने NaCl का सॉल्ट लिया, पानी में डाल दिया, अब पानी में तो वो डिसॉल्व हो जाएगा, सेपरेट हो जाएंगे आयंस, नाउ दीज आयंस कैन इजीली मूव। आई होप आपको ये क्या रहेगा। तो ये आपका होगा कंडक्टर्स के बारे में। सेम अब बात करेंगे इंसुलेटर्स के बारे में। अब इंसुलेटर्स के बारे में आपको बात करना है, तो अब सीधा अब यहाँ पे देखिए, अब मुझे एग्जाम्पल तो मैंने लिखा नहीं, बट लेट मी राइट हियर एग्जाम्पल। अब कंडक्टर्स में कैसा है, आप सबसे बेस्ट आप कॉपर को ले सकते हो, Fe को ले सकते हो, यहाँ पे सिल्वर को ले सकते हो, मतलब ये आपके बात हो गए मेटल्स के केस में। या तो आप ले सकते हो NaCl, बट भूलना नहीं है NaCl या तो आप लिक्विड स्टेट में लो या तो एक्वियस स्टेट में लो, ऐसा, या फिर CuSO4, मतलब कोई भी आप आयोनिक कंपाउंड ले सकते हो, या तो आप कोई भी मेटल का एटम ले सकते हो, एलिमेंटल हो, तो आपको आराम से वहां पे दिखेगा इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो, कंडक्शन। बात करते हैं इंसुलेटर्स। अब इंसुलेटर्स हम लोगों ने ऑलरेडी बोल दिया इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? यू कैन सी कि यहाँ पे जो कंडक्टिविटीज होते हैं ना, उनका रेंज देखिए, रेंज कितना कम है, 10 टू द पावर -20 10 टू द पावर -10, मतलब नेग्लिजिबल, कि अगर उसमें हो भी रहा है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तो इतना कम है कि मालूम ही नहीं पड़ेगा, इतना कम है। कैन यू सी? सो दैट इज वाई इनको हम बोलते हैं इंसुलेटर्स, कि वो कंडक्टर्स नहीं होते, मतलब कंडक्शन होगा ही नहीं। अब एग्जांपल देख लो, नॉन मेटल्स या तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्यों बोल रहे हैं कि वहां पे ना आपके पास जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ना वो है मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स आयन थोड़ी होते हैं, तो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसके लिए हम बोलेंगे ये आपके क्या हो जाएंगे? इंसुलेटर्स। देखिए कि अगर इसका एग्जाम्पल हमको लिखना हो, एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं हम लोग? एग्जाम्पल में आप कुछ भी डाल सकते हो, आपके जो माइंड में आ जाएगा। जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं प्लास्टिक, राइट है, प्लास्टिक बोलो, बट थोड़ा अच्छा वर्ड यूज करेंगे तो हम लोग लिखेंगे टेफ्लॉन। आप लोग PVC के पाइप्स ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो आप, जिसमें मॉलिक्यूल्स आपके होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात करोगे तो, ठीक है। नॉन मेटल से आपके आप फॉस्फोरस ले सकते हो, P4 ले लिया आप लोग ने, फिर
कोई भी आप गैसेस नॉन मेटल्स तो मतलब सभी आ जाते हैं ना उसमें, आपके लिक्विड्स भी होते हैं, गैसेस भी होते हैं, सब नॉन मेटल्स में घुस जाते हैं आराम से। कुछ कुछ एक्सेप्शन भी आपको भूलना नहीं है कि कार्बन जो है ना, कार्बन का ग्रेफाइट, कार्बन नॉन मेटल है लेकिन उसका ग्रेफाइट जो है ना वो गुड कंडक्टर होता है, आपको वो माइंड में रखना रहेगा। मॉलिक्यूलर सॉलिड आप कोई भी ले सकते हो, चलो ले लेते हैं हम लोग क्वार्ट्ज, जिसमें आपके पास होता है SiO2 क्वार्ट्ज, राइट। कोई भी आप एग्जांपल डाल सकते हो कि यहाँ पे आपके पास कॉन्स्टिट्यूएंट्स मॉलिक्यूल्स होते हैं तो आपके बन जाएंगे इंसुलेटर्स। चलिए थर्ड देख लेते हैं, सेमीकंडक्टर्स। अब हमने क्या बोला है कि सेमीकंडक्टर्स में जो प्रॉपर्टी होता है ना वो इन बिटवीन होता है। मतलब क्या हुआ कि वो कंडक्टर से ना कंडक्शन कम दिखाएगा बट इंसुलेटर से ज़्यादा दिखाएगा, ऐसा, राइट। तो उनको हम लोग बोलेंगे सेमीकंडक्टर्स। यू कैन सी इनका जो कंडक्टिविटी होता है ना, देखो वो रेंज उनके बीच में आ रहा है, दिख रहा है आपको कि 10⁻⁻6 से 10⁻⁴ है, मतलब देखिए उससे तो ज़्यादा है लेकिन इससे कम है, तो इसलिए उनको बोलते हैं हम सेमीकंडक्टर्स। देखिए लिखा भी है कि रेंज इज इन बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, कि उनके बीच में आता है वो। अब इसके एग्जांपल दिया हुआ है, हम लोग मेटलॉइड्स की बात करते हैं कि जो मेटलॉइड्स होते हैं ना, हम लोग बोलते हैं मेटलॉइड्स होते हैं जिनको सेमी मेटल्स भी बोलते हैं, कि उनके पास दोनों का प्रॉपर्टी होता है, उनके बीच में आते हैं वो। तो एग्जाम्पल आपके सिलिकॉन हो गए, जर्मेनियम हो गए, ये सब उसमें आ जाते हैं जो आपके होते हैं सेमीकंडक्टर्स। आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हुआ रहेगा। देख लेंगे फटाक से फिर हम लोग आगे जाएंगे। यस फाइन। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं द मेन थिंग दैट इज कॉल्ड एज बैंड थियरी, क्योंकि ये बैंड थियरी डेफिनेटली बहुत बार पूछा गया हुआ है और आपको सीधा सीधा इस पर क्वेश्चन आता है, या तो एक्सप्लेन करने बोलेंगे या तो कोई एग्जाम्पल बताने बोलेंगे, ऐसा दोनों में से क्वेश्चन आते हैं। हम लोग देख लेंगे पहले बैंड थियरी होता क्या है वो समझ लेंगे। देख लीजिए लिखा ये कि अ बैंड इज मेड अप ऑफ क्लोजली स्पेस्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स। अब देखिए इसको थोड़ा समझना है आपको बस, कि हम लोग जब बात करते थे 11th स्टैंडर्ड का MOT थियरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, तो हम लोग वहाँ पे क्या बोलते थे कि अगर हमारे पास कभी भी दो ऐसे एटम्स जब कंबाइन होते हैं, राइट है, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसमें कि जितने एटम्स कंबाइन होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल जितने कंबाइन हो रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनते हैं, राइट है। हम लोग बोलते थे कि जब उसमें सेम सिमेट्री ओवरलैप होगा तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, जब ऑपोजिट सिमेट्री ओवरलैप होगा तब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, राइट है, ऐसा हम बोलते थे। जस्ट एग्जैक्टली वैसे ही कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है कि वहाँ पे जब हम बात कर रहे थे ना कि फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो वो हम लोग बात करें एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से हो रहे हैं, राइट है। यहाँ पे बैंड थ्योरी में क्या बोलना रहता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स के ओवरलैप होते हैं, कि हाँ एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन्स में यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल में ओवरलैपिंग होता है, कि एक लोअर एनर्जी लेवल ओवरलैप हो रहा है, एक हायर एनर्जी लेवल ओवरलैप हो रहा है। अब आप सोचोगे लोअर एनर्जी और हायर एनर्जी का मतलब क्या हुआ, बहुत सिंपल है, थोड़ा ऑब्वो प्रिंसिपल को माइंड में रखो। ऑब्वो प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जिसका n+l रूल स्मॉलर होता है उसका एनर्जी लोअर होता है, राइट है कि नहीं। जैसे मैं बोलता हूँ कि आपके पास है 2s ऑर्बिटल और आपके पास है 2p ऑर्बिटल, देन डेफिनेटली 2s ऑर्बिटल का एनर्जी लोअर होगा, 2p का हायर होगा, बस यही हमारा हो रहा है एनर्जी लेवल। तो जब लोअर एनर्जी और लेवल्स ओवरलैप होते हैं, केयरफुली सुनना है, तो वो बनाते हैं कंडक्शन बैंड, राइट है। और जब हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स, सॉरी उल्टा हो गया, जब लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं ना तब वो बनाते हैं वैलेंस बैंड, क्योंकि वहां पे आपके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं ना लोअर एनर्जी लेवल पे, और जब हायर एनर्जी लेवल से ओवरलैप करते हैं ना तब वो बनाते हैं कंडक्शन बैंड। बस आपको यही माइंड में रखना है। कैसे कोरिलेट करोगे कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे थे तो लोअर में अपना आता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हायर पे आता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सेम वही है कि जब इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल ओवरलैप कर रहे हैं तो लोअर एनर्जी लेवल बनेगा क्या, वैलेंस बैंड, हायर एनर्जी लेवल क्या बनेगा, कंडक्शन बैंड। आपको ये पहले मेन माइंड में रखना है। नो डाउट ये लिखने के लिए बोर्ड्स में आता नहीं है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने जो यहाँ पे दिया हुआ है ना सिर्फ यही चीज़ आप लोग को इंपॉर्टेंट होती है कि आप देखेंगे टेक्स्ट बुक में बहुत कुछ अननेसेसरी दिया हुआ है एंड उसका रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है एज पर योर स्टेट बोर्ड। आपको यहाँ पे मैं जितना दिया हूँ उतना ही आपको लिखोगे, यू विल गेट फुल मार्क्स, फाइन। चलिए अब देख लेते जरा बोला क्या, देखिए पहला लाइन पढ़ लेंगे, जो मैंने जस्ट बोला एग्जैक्टली वही है कि एज द इंटरेक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। हम लोगों ने ना कि एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होगा तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का क्या बनते हैं, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, एग्जैक्टली सेम है। सिमिलरली इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोजली स्पेस्ड कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स, मतलब वही जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स, आप सॉलिड क्रिस्टल की बात कर रहे हो ना, तो सॉलिड क्रिस्टल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स होंगे इनमें ही तो ओवरलैप होगा। ऐसे थोड़ी है कि आप इसका ले रहे हो और एक यहाँ पे दूर इसका ले रहे हो, वो तो सवाल ही नहीं आएगा। जो उससे अटैच है वहाँ पे ओवरलैप होगा। तो क्लोजली स्पेस जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स होते हैं इन सॉलिड
तो उनके रिजल्ट से क्या बनता है, बैंड्स बनते हैं। अब बैंड्स में भी सेम दो ही होता है, क्या होता है, एक होता है वैलेंस बैंड। आपको ध्यान रखना है कि बॉन्डिंग से वैलेंस बैंड को कनेक्ट करोगे, एंटी बॉन्डिंग से कंडक्शन बैंड को कनेक्ट करोगे। करेक्ट है, इतना आपको माइंड में रखना रहेगा। फाइन, अब जरा इन लोग को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं दोनों को कि होता क्या है। देखेंगे, पहले मैंने लिया हुआ है कंडक्शन बैंड। अब कंडक्शन बैंड में देखिए, सबसे पहले तो माइंड में क्या रखना है, बहुत अच्छे से वो लिखा हुआ है, द हाईएस्ट एनर्जी बैंड कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। कि जब मैं लेवल की बात कर रहा हूं तो अपने को माइंड में क्या रखना है कि वैलेंस बैंड का एनर्जी लोअर होता है, कंडक्शन बैंड का एनर्जी हायर होता है। अब हायर लोअर को भी आप डिफाइन कैसे करोगे, कैसे, तो बहुत सारे लेवल हो जाएंगे ना। अरे एक इलेक्ट्रॉन के लिए तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती है एनर्जी लेवल की। तो आपको बात करनी है कि सबसे हाईएस्ट लेवल जिसमें इलेक्ट्रॉन गया हुआ है, तो उसको आप बोलोगे कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड हमने क्या बोला है कि हाईएस्ट एनर्जी बैंड कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। अब यहाँ पे पॉइंट आपका वही बन जाता है क्या कि हाईएस्ट एनर्जी मतलब पता कैसे चलेगा, तो सेम आपको माइंड में रखना है कि इलेक्ट्रॉन जो रहेगा आपके लोअर लेवल और हायर लेवल ऐसे अपने पास होते हैं, एज पर द अबव प्रिंसिपल हम लोगों ने देखा हुआ है। तो जो लोअर लेवल वाला है जिसमें इलेक्ट्रॉन है और जो वो कंबाइंड होके बना रहे हैं एक बैंड, तो उसको आप बोलोगे कंडक्शन बैंड। फाइन, कैसे हम उसको आगे देखने वाले हैं, बट आपको पहले बेसिक माइंड में रखना है क्या, स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट इज इट इज फॉर्म्ड बाय outermost energy levels of closely packed atoms in solid। वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो सबसे हायर मतलब जो सबसे हायर लेवल पे है ना, सबसे बाहर जो एनर्जी ऑर्बिटल है उसके ओवरलैप से बनते हैं आपके पास कंडक्शन बैंड। नाउ इट मे बी पार्शियली ऑक्यूपाइड और कंप्लीटली वैकेंट। अब यहाँ पे देखिए दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है कि या तो उसमें इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या तो वो कंप्लीटली एम्प्टी भी हो सकता है। कैसे, हम लोग आगे देखने वाले। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन्स इन दिस बैंड आर मोबाइल एंड डीलोकलाइज्ड ओवर द इंटायर सॉलिड। आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट माइंड में रखना है कि अगर किसी भी सब्सटेंस के कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है तो ध्यान रखना है कि वो इलेक्ट्रॉन आराम से मूव कर सकता है, आराम से वो घूम सकता है। एंड ड्यू टू दैट रीजन आपको माइंड में रखना रहेगा कि वो सब्सटेंस आपका बाद में ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर पाएगा, कि अगर उसके कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आ गया, मिल गया तो। राइट है, आपको बस वही तो मेन आपको देखना रहता है, तो आपको माइंड रखना है। क्यों, क्योंकि कंडक्शन बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो फ्रीली मूवेबल होते हैं। ये मोबाइल का मतलब है कि फ्रीली मूवेबल, जो आराम से मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज अप्लाइड। ये तो हमको ऑलरेडी पता है कि जब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अप्लाई कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होने लग गया तो इलेक्ट्रिसिटी का भी फ्लो होने लग जाएगा। राइट है, तो ये आपके पॉइंट्स, कुछ की पॉइंट्स है विद रिस्पेक्ट टू द कंडक्शन बैंड, कि आपको इतना ही सिर्फ मेन माइंड में रखना है। फाइन, क्विकली एक बार देख लेंगे, देन वी विल मूव अहेड। चलिए अब आगे जाएंगे जरा सा। नेक्स्ट आता है आपका वैलेंस बैंड। अब देखिए वैलेंस बैंड क्या होता है, डेफिनेटली हम लोग को पता ही है कि इसका एनर्जी लोअर होने वाला है। तो देखिए इट इज ऑलरेडी रिटन द बैंड हैविंग लोअर एनर्जी देन कंडक्शन बैंड इज द वैलेंस बैंड। कि कंडक्शन बैंड से जो नीचे होगा ना उसको आप बोलोगे वैलेंस बैंड। अब इसके की पॉइंट्स क्या होते हैं, ध्यान से देखना है। फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन्स इन दिस बैंड आर नॉट फ्री टू मूव। वेरी इंपॉर्टेंट, कि इस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री में मूव नहीं कर सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन तो भर भर के हैं बट वो इतने टाइटली बाउंड है कि वो उनका मूवमेंट नहीं हो सकता है। राइट है, बिकॉज दे आर टाइटली बाउंड टू द रिस्पेक्टिव न्यूक्लियाई, कि वो उसके न्यूक्लियस से टाइटली अट्रैक्टेड है। न्यूक्लियस उनको टाइट से पकड़ के रखा हुआ है, न्यूक्लियस को जाने ही नहीं दे रहे। तो एंड दैट इज द रीजन ना कि अगर न्यूक्लियस जाने ही नहीं देगा तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा कैसे। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो का सवाल ही नहीं आता है। फाइन, वैलेंस बैंड इज मोस्टली कंप्लीटली फिल्ड। कि यहाँ पे क्या होता है कि मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ना जो वैलेंस बैंड होता है ना वो कंप्लीटली फिल्ड होता ही है। या तो, और अभी मोस्टली क्यों लिखा हुआ है, बिकॉज देयर आर सर्टन केसेस जहाँ पे वैलेंस बैंड में ना थोड़ा सा मतलब ना एम्प्टी आपको स्पेस दिख जाता है, कि ऑलमोस्ट पूरा भरा भरा रहेगा वो, बट थोड़ा सा लेवल रहेगा ना जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखते, कि अपने को खाली एम्प्टी स्पेस दिख जाता है। अदरवाइज मोस्टली तो आपको वो फिल्ड होता ही है। राइट है, नाउ द नेक्स्ट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज बैंड गैप। इज कॉल्ड एज बैंड गैप। देखो वर्ड से क्लियर हो जा रहा है, बैंड गैप, कि बैंड्स के बीच में का जो गैप है, देख लीजिए वही लिखा हुआ है।
द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड एज बैंड गैप और फोरबिडन जोन, इसको भी नाम माइंड में रखना है कि हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास ये यहाँ पे हमारे पास क्या है वैलेंस बैंड, यहाँ पे हमारे पास क्या है कंडक्शन बैंड। तो देखिए जो बीच में ये जो थोड़ा सा गैप दिख रहा है ना आपको, एनर्जी का गैप, क्योंकि आपको बोला नहीं ना ये बने किस चीज से, ये एनर्जी लेवल के ओवरलैप से तो बने हुए हैं। तो ये लेवल है, ये लेवल है, तो इसके बीच में जो गैप है, ये एनर्जी का जो गैप है ना, इसको आप बोलते हो बैंड गैप। अब ये बैंड गैप बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बिकॉज विदाउट दिस ना आपको समझेगा ही नहीं कि सेमीकंडक्टर्स का कैसा वर्किंग होता है, कंडक्टर्स जो इंसुलेटर्स में कैसा वर्किंग होता है सब। ठीक है, चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स, की पॉइंट लिखा हुआ है 2 कि हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है कि वो बैंड गैप का एनर्जी डिफरेंस कितना होने वाला है, उस पर हमारा पूरा कॉन्सेप्ट आ रहा है। देखिए सिंपल कॉन्सेप्ट क्या माइंड में रखना है कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि बैंड गैप का एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, मैंने इतना ज़्यादा एनर्जी गैप का डिफरेंस रख दिया है, तो नो डाउट अगर इतना ज़्यादा गैप है तो अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन पड़ा भी है, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे कैसे पहुँचेगा, इतना ज़्यादा डिफरेंस है, जंप करके तो पहुँच नहीं पाएगा ना। Yes, and that is the reason कि in case of insulators ना आपके इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होता है, because you have to remember कि आप कोई किसी की भी बात करो, let it be कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन तो है, सब में है, राइट है, क्योंकि आफ्टर ऑल बना किससे, कोई भी कंपाउंड तो एटम से ही बनता है ना, और कौन सा एटम है जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऐसा कोई है नहीं, बराबर है। तो इसका ध्यान में रखना है कि वैलेंस बैंड में सबके पास इलेक्ट्रॉन है। मेन कॉन्सेप्ट ये है कि किसमें वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन आराम से कंडक्शन बैंड में जा सकता है, क्योंकि अगर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुंच गया तो हम लोगों ने पीछे देखा हुआ है कि वो इलेक्ट्रॉन आराम से घूम सकता है और ड्यू टू दैट वो आराम से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर सकता है। तो हमारा कॉन्सेप्ट यही बचा है क्या कि कौन सा इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकता है। तो पूरा वो डिपेंड किस पे करता है, बैंड गैप पे, कि अगर गैप बहुत ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर पे जंप नहीं कर पाएगा, जंप नहीं कर पाएगा तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं हो सकता है, क्या बन जाएगा वो, इंसुलेटर। बट अगर ये सपोज कि एनर्जी गैप ना बहुत कम है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि इतना कम है कि समझो मर्जी हो गया, ऐसा ये दोनों टच हो गए हैं, अब दिख रहा है आपको कि एनर्जी गैप तो है ही नहीं, बराबर है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा ये आराम से थोड़ा सा भी उसको हीट या कुछ भी सराउंडिंग टेम्परेचर मिलेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करके चला जाएगा वो, राइट है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन करके अगर एब्जॉर्ब करके वो एक बार ऊपर चला गया तब कंडक्शन बैंड में तो इलेक्ट्रॉन आराम से मन मर्जी से वो घूम सकता है, तो यस वो बाद में क्या बन जाएगा, कंडक्टर। इफ वो बैंड गैप का एनर्जी इन बिटवीन है, मतलब क्या हुआ, कंडक्टर से थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन इंसुलेटर से थोड़ा सा कम है, तब क्या होगा कि वहां पे टेम्परेचर का रोल प्ले होगा या तो कुछ इंप्योरिटी का, कि वो ना सर्टेन कंडीशन पे ना इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा सकता है, नॉर्मल कंडीशन पे तो नहीं जा पाएगा, तो उसका बोलोगे सेमीकंडक्टर। कैसे, हम लोग वही 1 by 1 देखेंगे। देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, व्हेन द बैंड गैप इज स्मॉल, स्मॉल है, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल्स इन वीबी, वीबी मींस वैलेंस बैंड, ध्यान रखना है आपको कि हायर एनर्जी लेवल की बात कर रहे हैं, मतलब ये का जो पूरा वैलेंस बैंड है ना, ये पूरा वैलेंस बैंड, तो आपको यहाँ के इलेक्ट्रॉन नहीं, तो वो नीचे हो गए ना, अब ये वाले को ऊपर ले जाने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगा, बराबर है कि नहीं। तो आपको क्या है, ये जो ऊपर साइड में ये जो एकदम क्लोज है, ये आपके हो गया हायर एनर्जी लेवल वाले, तो ये इलेक्ट्रॉन को आपको उड़ा के ऊपर भेजना है बस, नीचे वालों को नहीं, नीचे वालों को भेजने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगा ना, इसके लिए। तो हायर एनर्जी लेवल्स इन वैलेंस बैंड कैन बी प्रोमोटेड टू कंडक्शन बैंड, कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में उनको प्रमोट किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है, बिकॉज बैंड गैप इज स्मॉल, स्मॉल है ना आराम से। सो बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, नो डाउट एनर्जी एब्जॉर्ब करके ही तो जाएगा, और एनर्जी क्या होगा, आइदर इन द फॉर्म ऑफ थर्मल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, या तो रेडिएशन से जा रहा है या तो थर्मल एनर्जी सराउंडिंग के हीट से जा रहा है, तो देन द सॉलिड बिकम्स कंडक्टर, कि अगर वहां पे ऐसे इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन बहुत इजीली हो जा रहा है, क्यों, क्योंकि बैंड गैप बहुत स्मॉल है, तो वो आपका क्या बन जाएगा, कंडक्टर। अब बात करेंगे इंसुलेटर का, जरा वो भी देख लो कि अगर हम बोलते हैं कि इफ द बैंड गैप इज लार्ज इनफ, क्या भरपूर लार्ज हो गया है, सो दैट प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड इज नॉट पॉसिबल, इतना ज्यादा डिफरेंस हो गया है कि इलेक्ट्रॉन ना वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं सकता है, कि आप उसको कितना भी सफिशिएंटली उसको एनर्जी दे दो तभी भी नहीं जा रहा है वो, तो उसका आप क्या बोलोगे, उसका बोलोगे इंसुलेटर। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, क्लियर है।
देख लेंगे कि हम लोग को इतना ही ज़्यादा इसको डिटेल में बताना नहीं होता है, क्योंकि अगेन जितना रिक्वायर्ड होता है ना उतना ही हमको लिखना रहता है। आफ्टर ऑल सब लिमिटेड मार्क्स का ही होगा ना, कि फॉर एन एग्जाम्पल सपोज 2 या 3 मार्क्स के लिए आ रहा है, तो आपको बैंड गैप क्या है डिफाइन करना होता क्या है, आपको सिर्फ शॉर्ट में बताना रहेगा, आपको आराम से पूरा मार्क्स मिल जाएगा इसमें। फाइन, क्विकली देख लेंगे फिर हम आगे जाएंगे। अब फाइन, चलिए आगे जाएंगे। अब हम बात करने वाले हैं कंडक्टर्स का वापस से। अब देखिए यहाँ पे ना हम लोग वापस से वही डेफिनेशन नहीं लिखने वाले हैं, अब हम यहाँ पे ना कंडक्टर्स को डिफाइन करने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ बैंड थियरी, कि बैंड थियरी के टर्म्स में हम लोग कंडक्टर्स को डिफाइन कैसे करेंगे। क्योंकि आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं बोर्ड्स में क्वेश्चन कैसे आते हैं कि डिफाइन द कंडक्टर्स यूजिंग बैंड थियरी, ऐसा, या तो डिफाइन द कंडक्टर्स बाय विद द हेल्प ऑफ डायग्राम शोइंग द बैंड गैप, ऐसा दोनों में से क्वेश्चन आते हैं, हम दोनों में से देख लेंगे। अब देखिए पहले तो हम लोग ने पहला ही पॉइंट बहुत अच्छे से लिख दिया हुआ है कि जो मेटल्स होते हैं ना ये होते हैं गुड कंडक्टर्स। कि अभी हम लोग को माइंड में क्या रखना है कि अभी हम लोग को जो बैंड थ्योरी बतानी है ना, तो यहाँ पे हम लोग ना कंडक्टर्स में हम लोग मेटल्स का एग्जाम्पल लेने वाले हैं, आयोनिक कंपाउंड से एग्जाम्पल नहीं लेने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो हम लोग ने पूरा अलग चैप्टर आयोनिक इक्विलिब्रियम वहाँ पे पढ़ लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को सिर्फ और सिर्फ मेटल्स को स्टडी करना है। फाइन, चलिए देखते हैं क्या बोला हुआ है। हमें पता ही है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज, रीजन क्या है, बिकॉज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल द एटम्स इन द मेटालिक क्रिस्टल ऑक्यूपाई कंडक्शन बैंड and the number of electrons in conduction band of metal is large। very important कि देखिए क्या बोलना था, मैं एक एग्जांपल आपको फटाक से बता देता हूं कि अगर हम बात करते हैं सपोज, मैं यहां पे लिख देता हूं सोडियम की हम बात करते हैं, सोडियम मेटालिक है। तो अब सोडियम के केस में क्या होगा कि देखिए ये जस्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि हम लोग बात करें कि क्यों गुड कंडक्टर ही है, अदरवाइज अगर आप बोलोगे कि नॉर्मली में सोडियम से रिलेटेड कंडक्शन होगा क्या होगा, बट उससे बेस्ट तो कॉपर का हो जाएगा ना, तो उसकी बात नहीं कर रहे, वो तो जनरल आपका वैलिड हो जाएगा। ये सिर्फ शो करने के लिए मैंने एग्जांपल लिया हुआ है बिकॉज ये वेरी इजी है, ठीक है। तो सोडियम के केस में देखिए आपको पता है कि उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, बराबर है 11 होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s1, बराबर है, यस। अब आपको क्या माइंड में रखना है कि देखिए थर्ड शेल में इसके पास s ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, बट आपको एक चीज बहुत अच्छे से पता है क्या कि थर्ड शेल के पास 3p and 3d भी तो होता है, वो भी है ना, बट वो खाली है, राइट है। अब देखिए बोलना क्या है कि मैं जरा इसको दिखा देता हूं ऐसे बॉक्स से कि s के पास एक ऑर्बिटल होता है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, बराबर है। तो इसके पास ये एक जो रीजन है, ये एक तो इसके पास खाली पड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन के लिए, राइट है कि नहीं, यस। अब देखिए होता क्या है कि ये जो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इसके अंदर के पूरे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पूरे के पूरे जब इलेक्ट्रॉन्स के मतलब ऑर्बिटल जब कंबाइन होंगे ना, तो ये आपके क्या बनाएंगे वैलेंस बैंड बनाएंगे, ये बनाएंगे आपके वैलेंस बैंड। अब देखिए जब ये वैलेंस बैंड बनाएंगे तो मैं यहाँ पे ऐसे दिखा देता हूं कि ये समझे आपका एक ऐसा बन गया बैंड, ओके। बैंड मतलब सिर्फ मैं ऐसे दिखा रहा हूँ सिलेंड्रिकल शेप में, वेट थोड़ा सा छोटा दिखा देता हूँ, हाँ ऐसा, ये आपका बन गया एक बैंड मतलब क्या है कि ये आपका ना ऐसा एनर्जी लेवल से ना ओवरलैपिंग होके एक ऐसा रीजन बना हुआ है जहाँ पे आपके पास भर भर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे आपके पास भर भर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, बराबर। तो ये किससे बना हुआ है, ये एक सोडियम एटम का जो हम लोगों ने अंदर ऑर्बिटल्स के लिए हुए थे, अंदर वाले, ये दूसरे नेबर, अरे अगर मैं एक एलिमेंटल सॉलिड की बात करता हूँ तो उसमें तो बहुत सारे एटम्स हो जाएंगे ना, सोडियम के बहुत सारे एटम्स होंगे, तो ये एक एटम को हुआ, वैसे उसके बाजू में भी तो एक एटम होगा। हम लोग बात करें क्रिस्टल की तो बोलना नहीं है एक एटम से अटैच होते हैं, तो ऐसे सब अटैच होते जाएंगे, तो ये आपके बन जाएंगे जिसमें एक लोअर रीजन का एक बनेगा बैंड जहां पे भर भर के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे वैलेंस बैंड, करेक्ट। अभी ये जो बाहर वाले हैं हायर एनर्जी वाले जिनमें इलेक्ट्रॉन नहीं गया हुआ है, देख रहे हैं ना कि आपको पता है 3s का एक बाकी है, 3p and 3d ये तो पूरा खाली भरा हुआ है, तो ये एक सोडियम का हो गया, वैसे तो बाकी सोडियम्स के भी तो सेम ही होंगे, तो उनके जब कंबाइन होंगे ना तो वो बनाएंगे ऐसे ऑर्बिटल जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ऐसा बैंड बनेगा जिसको आप क्या बोलोगे, यस इसको आप बोलोगे कंडक्शन बैंड,
कंडक्शन बैंड। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे बना, कि हम लोगों ने वो लोअर एनर्जी वालों को बात किया जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी है, तो उनके ओवरलैप से बन रहा है वैलेंस बैंड। अब नो डाउट इलेक्ट्रॉन्स तो भर भर के ना, इसकी बात कर रहे हैं, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन सब खाली, ये पूरा ऑर्बिटल पड़ा हुआ है, तो ये बनाएंगे कंडक्शन बैंड। अब बात कर रहे हैं हम लोग इसकी, ये वाले की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है कि आपके पास 3s में जब 3s का जब एक सोडियम का दूसरे से ओवरलैपिंग होगा, तो आपको पता है कि इसमें ना हाफ रीजन में इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, हाफ रीजन इसका खाली है। सेम दूसरे सोडियम का भी तो सेम होगा, तीसरे सोडियम का भी तो सेम होगा। यस, तो होता क्या है कि ये जो आपका इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट रहेगा ना, ये ओवरलैप होके बना देगा आपका सेम वैलेंस बैंड। तो यहाँ पे आपके पास ये वैलेंस बैंड बन रहा है। अब क्या हुआ, हम लोग ने क्या अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे, हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो पार्ट है ना, ये आपका लोअर लेवल पे आ गया। आपको तो एनर्जी लेवल ऑलरेडी पता ही है ना, राइट है कि नहीं, कि 1s का एनर्जी सबसे कम रहेगा, फिर 2s, फिर 2p, फिर ये 3s, बराबर। तो 3s का जो 1 इलेक्ट्रॉन था उसके ओवरलैपिंग से यहाँ के वैलेंस बैंड का टॉप रीजन बना, टॉप रीजन मतलब जो हायर एनर्जी लेवल हो गया वैलेंस बैंड का। सेम अब ये कंडक्शन बैंड, अब मैं अगर इन सब में कंपेयर करूं तो लोअर एनर्जी वाला तो 3p होगा, और उससे भी कम 3s का जो एक खाली पड़ा हुआ है वो भी तो रहेगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खाली है, तो वो आपका कंडक्शन बैंड बनाएगा। मतलब वो ये रीजन हो जाएगा, इसको मैं यहाँ पे तो दिखा देता हूँ, ऐसा रीजन हो जाएगा, राइट है। क्या आई होप मैं समझ, ये क्या मुझे बोलना है आपको समझ में आ रहा होगा कि लोअर एनर्जी जो लेवल्स थे जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, उन्होंने कंबाइन होकर बनाया बैलेंस बैंड। हायर एनर्जी जो है जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो के बना रहे हैं कंडक्शन बैंड। और जो 3s की बात करें, 3s पार्शियली फील्ड है, पार्शियली, तो उसमें क्या दिख रहा है अपने को कि जो इलेक्ट्रॉन एक इसमें है उसने बना, हम लोग दिखा रहे हैं कि उसके हायर लेवल के वैलेंस बैंड में, और जो खाली रीजन है ना वो हम लोग दिखा रहे हैं कंडक्शन बैंड में। नाउ द पॉइंट इज, यू कैन सी कि ये दोनों तो एक ही इसके हैं, एक इलेक्ट्रॉन खाली इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, ये तो एक ही ऑर्बिटल के है ना। तो देखोगे कि जो लेवल रहेगा ना वो आपका पूरा का पूरा मर्ज रहेगा। देखो ये जो आपका लेवल है ना, ये पूरा का पूरा मर्ज्ड है, एंड ड्यू टू दिस रीजन यहाँ पे देखोगे ना तो आपको दिखेगा एनर्जी गैप होता ही नहीं है, एनर्जी गैप होता ही नहीं है। तो यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, देखो अपना कॉन्सेप्ट वही आ रहा है कि लोअर वालों का उड़ा के नहीं डालोगे, उसको तो ज़्यादा एनर्जी लगेगा ना। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो 3s में इलेक्ट्रॉन है, इसको ही आप ना आराम से उड़ा करके आप यहाँ पे डाल सकते हो आराम से। एंड दिस इज वॉट यू कॉल्ड एज कंडक्टर। यहाँ पे ना बैंड गैप आपको दिखा ही नहीं, तो आपका वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स थे वो आराम से प्रमोट होके चले गए कंडक्शन बैंड में। और अगर एक बार इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, ठीक है, एक बार इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे आ गया तो देखोगे ये इलेक्ट्रॉन आराम से घूम सकता है, आराम से, एंड ड्यू टू दैट मूवमेंट वो आपका स्पीशीज इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। तो आपको क्या माइंड रखना है कि इनको आप कुछ नहीं कर रहे हो, ये तो ऑलरेडी टाइटली बाउंड हो गए ना, कंप्लीट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन है। देख लो 1s2 2s2 2p6 नियॉन बन गया आपका, तो वो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नहीं होगा। मूवमेंट इसकी बात चल रही है कि ये जो 3s का इलेक्ट्रॉन है ना, इसको हम लोग उड़ा के या तो ऐसे करें एक साइड, या तो उसको 3p में या तो उसको 3vd में डाल रहे हैं, ऐसे हम लोग उसकी बात चल रही है, बराबर। ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया कंडक्टर का। दूसरा एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं यहाँ पे, दैट इज मैग्नीशियम। अब देखिए यहाँ पे बोलना क्या था आपको, वहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि अगर मैं मैग्नीशियम की बात करता हूँ तो एटॉमिक नंबर 12 होता है। सो कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s2 2s2 2p6 3s2, बराबर है। बट आपको भूलना क्या नहीं है कि यस 3s के पास 3p एंड 3d भी होता है, बट वो खाली है, बराबर। नाउ सेम थिंग इज, इसको मैं दिखा दूंगा यहाँ पे ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। अब थोड़ा यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है, क्या समझना है कि देखेंगे ना तो यहाँ पे देखिए ये वाले तो पूरे के पूरे भरे हुए हैं, तो ये तो नो डाउट आपका ओवरलैप करके क्या बनाएंगे, यस वेरी गुड, बनाएंगे वैलेंस बैंड। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये आपके ओवरलैप करके क्या बनाएंगे, वैलेंस बैंड। अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट और नोट करना है कि जब हम बात करते हैं मैग्नीशियम जब कंपाउंड बनाने जाता है, तो वहाँ पे आपको क्या माइंड में रखना रहेगा कि वो एक्साइटेड स्टेट उसमें कुछ होता था कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, इसको हम एक्साइट होकर के 3p में डालते थे, राइट है कि नहीं, यस। तो क्या होता था कि इसको एक्साइट करके हम लोग वहाँ पे डालते थे, वो तो कंपाउंड फॉर्मेशन की बात उसकी हो रही है। लेकिन जब हमको बात करना है कि ये सपोज एक्साइट नहीं हो रहा है, तो आपको पता है कि ये लेवल तो पूरा ओवरलैप होकर बनाएगा आपका वैलेंस बैंड, और ये लेवल आपके पूरे खाली है क्या बनाएंगे, कंडक्शन बैंड। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हाँ
3s और 3p में तो एनर्जी गैप का डिफरेंस है, बिल्कुल है, क्योंकि 3s का एनर्जी कम होगा ना, 3p का ज़्यादा होगा, n+l रूल आपका होता है। तो उसकी वजह से देखोगे ना तो यहाँ पे क्या दिखता है आपको कि वेट, इसको मैं थोड़ा सा येलो कलर कर देता हूँ ताकि आपको वो बेटर से समझ में आ जाए इसके कंपैरिजन में। ये आपका क्या हो गया, वैलेंस बैंड हो गया। अब यहाँ पे मैं बना देता हूँ इसका कंडक्शन बैंड। सिर्फ आपको देखना है, उसको सिर्फ समझना है बस, और कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होता है इसमें। ये आपका हो गया कंडक्शन बैंड, बराबर। अब यहाँ पे देखिए होता क्या है, होता क्या है, फर्स्ट थिंग इज कि उसमें एनर्जी थोड़ा सा डिफरेंस तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि 3s एंड 3p का एनर्जी डेफिनेटली अलग है, बट द पॉइंट इज इतना अलग नहीं है। एंड इसमें होता क्या मालूम है कि अगर हम लोग इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके यहाँ पे डालेंगे, थोड़ा समझना है कि इस इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग एक्साइट करके यहाँ पे डालेंगे, थोड़ा देखिए मैं जरा बॉक्स से दिखा देता हूँ बना करके, ऐसा, देन नो डाउट आपको कुछ ऐसा सिचुएशन मिल जाएगा कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रहेगा और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। सो नाउ यू कैन सी कि इसके 3s में भी देखोगे ना तो एक एम्प्टी आपको मिल गया, 3s के इसमें एक एम्प्टी मिल जाएगा ना, मतलब क्या होगा कि इसके पास ना ऊपर से थोड़ा सा रीजन रहेगा जो कि खाली रहेगा। देख लो कि हमको पता है ना जो इलेक्ट्रॉन्स हैं भरे हुए वही तो कंबाइन होकर बनाएंगे ना वैलेंस बैंड, राइट है कि नहीं। तो ये आपके क्या बन जाएंगे, वैलेंस बैंड। बट ये तो रीजन खाली है ना, वो कंबाइन होकर कैसे बनाएगा, राइट। एंड सिंस ये एम्प्टी वाले क्या बना रहे थे, कंडक्शन बैंड बना रहे थे, बट देखिए इसके एम्प्टी वाले में भी तो एक इलेक्ट्रॉन आ गया ना, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपको दिखने लग जाएगा फिर बहुत अच्छे से, देख लो ऐसा, राइट है। तो इसको आप क्या बोलोगे, कंडक्शन बैंड। सो दिस इज द रीजन कि हम लोगों ने देखिए यहाँ पे एक पॉइंट लिखा था, क्या पॉइंट लिखा था, हाँ, कि आपके पास जो कंडक्शन बैंड होता है ना, हाँ, आपके पास जो कंडक्शन बैंड होता है या तो वो पार्शियली ऑक्यूपाइड रहेगा या तो कंप्लीटली वैकेंट होगा, पार्शियली ऑक्यूपाइड या तो कंप्लीटली वैकेंट। और हम लोगों ने देखिए यहाँ पे बोला था कि ये मोस्टली आपका होता है कंप्लीटली फिल्ड, मोस्टली, हाँ। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए पूरा भरा हुआ है, बट इस केस में थोड़ा सा कम हो गया है बिकॉज ऑफ दिस एम्प्टी वहाँ पे रीजन आ गया है। एंड ये आपका मोस्टली आपका तो एम्प्टी होता है, बट समटाइम्स पार्शियली वो ऑक्यूपाइड भी हो जाता है कि अगर वो इलेक्ट्रॉन को आपने उड़ा के वहां पे डाल दिया तो, बराबर। अब नो डाउट एनर्जी का डिफरेंस तो बहुत ही कम है, तो आराम से इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे इनका मूवमेंट हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन देखो ना आपने यहाँ पे तो ऑलरेडी डाल दिया ना। हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आ गया है तो आराम से मूव कर सकता है, बिल्कुल, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है, तो इसको ही आप बोलते हो कंडक्टर्स। और आपको इसमें कुछ नहीं, आपको सिर्फ इसी को दिखाना रहता है और वर्डिंग से थोड़े से लिखने होते हैं। आपको आई होप ये समझा रहेगा कि कैसे हम लोगों ने बताया इन केस ऑफ कंडक्टर्स आपके दिखते हैं बैंड्स, वैलेंस बैंड्स एंड कंडक्शन बैंड। सोडियम के एग्जांपल में आपको दिखाना रहता है कि वो ओवरलैप्ड होते हैं। मैग्नीशियम के केस में क्या होता है कि वैलेंस बैंड का अपर का रीजन थोड़ा सा खाली होता है बिकॉज ऑफ दिस एम्प्टी रीजन, एंड कंडक्टर बैंड्स का लोअर रीजन थोड़ा सा भरा होता है बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, कि उसको हम लोगों ने उड़ा के 3p में डाल दिया था। आई होप आपको ये समझा होगा, फाइन। अभी चलिए अब आगे जाएंगे, जैसे कंडक्टर का बात किया, क्योंकि इससे में थोड़ा सा आपको लगा रहेगा थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट, बट इतना नहीं। इंसुलेटर्स तो वेरी इजी है, वेरी इजी। क्यों, ध्यान देंगे क्या लिखा हुआ इन इंसुलेटर्स, द वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स एंड कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी। एकदम क्लियर कट उन्होंने बोल दिया कि वैलेंस बैंड तो भरा रहेगा ही रहेगा, दैट्स फॉर श्योर, बट कंडक्शन बैंड डेफिनेटली एम्प्टी रहेगा। देखिए कैसे दिखेगा, वेरी इजी है, आपको सिर्फ दिखाने के लिए कैसे, यहाँ पे आपके पास रहेगा, ये हो गया आपका एक बैंड और यहाँ पे आपका आ गया दूसरा बैंड, ठीक है। अब नो डाउट ये आपका वैलेंस बैंड है तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन भरा ही है, जिसमें अपने को कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। ये हो गया आपका वैलेंस बैंड एंड दिस इज योर कंडक्शन बैंड। अब पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि ये जो इतना रीजन दिख रहा है ना आपको गैप, इसी को आप क्या बोल रहे हो, यस, इसको हम बोलेंगे बैंड गैप, और एक नाम था याद करो, फॉरबिडन जोन, भूलना नहीं है, फॉरबिडन जोन। तो नाउ यू कैन सी, अब देखिए जरा केयरफुली, कैन यू सी कि ये एनर्जी डिफरेंस देखिए कितना लार्ज इनफ है। सो डेफिनेटली यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स है इनको उड़ा करके ये रीजन वाले इलेक्ट्रॉन्स को उड़ा करके वहां पे डालना, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, और यू कैन से ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। एंड दैट इज द रीजन कि आपका जो नॉन मेटल्स होते हैं, या जब बात करें सब्सटेंस की, जहां पे वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन
कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकता है ड्यू टू लार्ज बैंड गैप, इसको आप बोलते हो इंसुलेटर। आई होप आपको ये समझा होगा। आपको सिर्फ इसमें इतना ही बताना होता है कि आपके इंसुलेटर्स यहाँ पे क्या होते हैं। अब वर्डिंग में क्या लिखना रहता है कि वर्डिंग अगर लिखना हो तो कैसे लिखोगे, सिंस, सेम आपको सिर्फ ओन वर्ड में आपको बना के लिखना होता है, सिंस द बैंड गैप एनर्जी is very high, therefore promotion of electrons from valence band to conduction band is not possible। बस आपको इतना ही तो बताना है, is not possible and therefore they do not conduct electricity, तो कंडक्ट नहीं करते हैं। क्लियर है, बस आपको इतना ही बताना था इसमें। चलिए थर्ड हम लोग देख लेते जरा सा। थर्ड भी अगेन वेरी इजी है, दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज योर सेमीकंडक्टर्स। अब देखिए ऑलरेडी लिखा हुआ है दैट दे हैव कंडक्टिविटीज इन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स नहीं, इन बिटवीन मेटल्स एंड इंसुलेटर्स, बराबर है। तो अब यहाँ पे आपको क्या माइंड में रखना रहता है कि जब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स का, तो एक्चुअली में ना इनमें होता क्या है कि क्यों मतलब उनके बीच में होता है, ओनली रीजन इज बैंड गैप। देखिए कैसे, हाँ, कि जब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स का, ओके सेम थिंग वापस हम ड्रॉ करेंगे, दो कलर आ गया, हाँ, ये आपका पहला बैंड हो गया, ये आपका हो गया दूसरा बैंड, ओके नो डाउट। ये बैंड में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, जिसको आप बोल क्या रहे हो, वैलेंस बैंड। ये रीजन जो कि पूरा खाली है, जिसको आप बोल रहे हो कंडक्शन बैंड, एंड दिस इज योर बैंड गैप। अब होता क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुली सुनना है कि इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स ये जो डिफरेंस है ना बैंड गैप का, ये इतना ज़्यादा नहीं होता है, मतलब थोड़ा सा तो है, बिकॉज यू कैन सी मेटल्स में, आई मीन कंडक्टर्स में वो बैंड गैप जो था ना वो तो लगभग नहीं था, यू कैन से था ही नहीं, क्योंकि ओवरलैप्ड हो गया था ना एग्जैक्टली। लेकिन सेमीकंडक्टर्स में बैंड गैप होता तो है बट इतना ज़्यादा नहीं है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स है, इनको प्रमोट करके यहाँ पे भेजा जा सकता है, इट इज पॉसिबल, बट एट पर्टिकुलर कंडीशन, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, कि उस कंडीशन पे ही आप इलेक्ट्रॉन को भेज सकते हो, वरना वो नॉर्मली तो नहीं जाएगा, बराबर है। तो ड्यू टू दिस रीजन जो इनका जो कंडक्टिंग प्रॉपर्टी होता है ना, अब वो मेटल से कम होगा, राइट ना, क्योंकि मेटल्स में देखोगे तो एग्जैक्टली ओवरलैप थे, इलेक्ट्रॉन तो आराम से चले जाएंगे, कुछ एनर्जी का उनको झंझट है ही नहीं। लेकिन सेमीकंडक्टर्स में वो लोअर लेवल, लोअर एनर्जी लेवल पे, लोअर टेम्परेचर पे नहीं जाएंगे, थोड़ा सा उनको हाई टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होगा। और इंसुलेटर्स में तो इतना ज़्यादा था कि आप कितना भी हाई टेम्परेचर दे दो, इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं सकता है, नॉट पॉसिबल। इसीलिए इनका जो प्रॉपर्टी होता है ना, कंडक्टिंग प्रॉपर्टी, वो मेटल और इंसुलेटर के बीच में आता है। आई होप आपको ये समझा होगा, बराबर। अब देखिए कि ऐसा कैसे होता है और क्यों होता है, थोड़ा सा हम लोग उसको थोड़ा एक समझ लेते हैं इसमें। तो यहाँ पे ना जो ये जो डिफरेंस है, हमने बोल दिया क्या है कि ये मॉडरेट है, इंटरमीडिएट। तो होता क्या है कि ड्यू टू थर्मल एनर्जी promotion of electrons from valence band to conduction band is possible। ये आपको माइंड में रखना है। अब यही पॉइंट तो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। क्यों इंटरेस्टिंग है कि हम लोग बात करें थर्मल एनर्जी का। थर्मल एनर्जी मतलब क्या हुआ कि सराउंडिंग के जो टेम्परेचर है ना, हीट है, उससे उसको क्या एनर्जी मिल रहा है। और यही तो रीज़न होता है। क्या रीज़न होता है, पॉइंट पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से मैं लिखता हूँ, दैट एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, और एब्सोल्यूट जीरो आपको पता ही है, दैट इज 0 केल्विन,
-273.15 डिग्री सेल्सियस। तो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर ना आपका इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो ही नहीं सकता वहां पे सेमीकंडक्टर्स में से भी, बराबर है। तो आपको मालूम रखना है कि एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर नो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑकर्स, कि उस टेम्परेचर पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनको थोड़ा तो एनर्जी चाहिए ना, हम बोल तो रहे हैं कि हम उनको एनर्जी देना है तभी तो वो प्रमोट होने वाले हैं, और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है तो कहाँ से उनको सराउंडिंग से एनर्जी मिलेगा, नॉट पॉसिबल, तो वो नहीं जा सकते हैं। आई होप आपको ये समझा होगा सेमीकंडक्टर्स के बारे में, बराबर। लेकिन अगर हम लोग यही टेम्परेचर इसके ऊपर चले जाएंगे, सपोज हम इसके हम लोग ऊपर टेम्परेचर जा रहे हैं, मतलब यू कैन से हम लोग रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं 25 या 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एट टेम्परेचर अबोव एब्सोल्यूट जीरो, मतलब इसके ऊपर के हम लोग कोई टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, एब्सोल्यूट जीरो। अब अगर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के हम ऊपर जा रहे हैं ना, देन यू हैव टू रिमेंबर कि अब ना उन इलेक्ट्रॉन्स को ना सराउंडिंग से उतना एनर्जी ऑटोमेटिकली मिल जाता है, सराउंडिंग से उतना एनर्जी ऑटोमेटिकली मिल जाता है कि आपको एडिशनल एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो आराम से वो सराउंडिंग एनर्जी एब्सॉर्ब कर सकते हैं और आराम से जा सकते हैं वो मतलब अपर कंडक्शन बैंड में। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एट टेम्परेचर अबोव एब्सोल्यूट जीरो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम valence band can jump to conduction band and so they can conduct electricity, because हमें ऑलरेडी पता है कि अगर एक बार इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच गया तब तो डेफिनेटली वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का मूवमेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो मोबाइल होते हैं, वो फ्रीली मूवेबल होते हैं, वो आराम से मूव कर सकते हैं व्हेन द पोटेंशियल इज अप्लाइड। वो भी आपको भूलना नहीं है, पोटेंशियल अप्लाई करोगे तभी तो घूमेंगे ना, वही थोड़ी घूमेंगे, बराबर है। तो ये आपको क्या बात हो गई, ये आपकी बात हो गई सेमीकंडक्टर्स की। अब देखिए सेमीकंडक्टर्स में भी ना अपने पास दो टाइप के होते हैं, दो टाइप क्या होता है सेमीकंडक्टर्स में, वो डिपेंड करता है कि उसमें क्या है, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप के होते हैं। कौन सा दो टाइप होते हैं, थोड़े से मतलब नेम जो है वो इतने कॉमन नहीं है। फर्स्ट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, बिकॉज नेम कॉमन नहीं है बट यस मीनिंग इज वेरी कॉमन, वेरी इजी। आपको सिर्फ वर्ड का मीनिंग आ गया ना तो आप बोलोगे यार ये तुमको ऑलरेडी पता था। नेक्स्ट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब देखिए कि ये क्या होते हैं, वन बाय वन हम देख लेंगे आगे, बट सिंपल आपको माइंड रखना है। देखिए इन मतलब क्या होता है अंदर, एक्स मतलब क्या होता है बाहर, राइट ना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, समझो वैसे थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे आपको क्या माइंड रखना है कि इंट्रिंसिक का मतलब क्या हो रहा है कि जो कंडक्शन की प्रॉपर्टी है ऑफ अ सेमीकंडक्टर वो उसके इंटरनली ही है, मतलब क्या है कि उसके खुद की प्रॉपर्टी से वो कुछ भी उसमें गड़बड़ नहीं किया हुआ है। लेकिन एक्सटर्नल बोलेंगे एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या होगा कि जो उसका कंडक्शन की प्रॉपर्टी है ना वो एक्सटर्नल किसी चीज की वजह से हो रही है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ थोड़ा हम लोग डिटेल में देखते हैं। चलिए ये तो मैंने आपको सिर्फ ना एक बोलते ना आइडिया दे दिया कि इसमें होने क्या वाला है। अब जरा उसको देख लेते हैं यहाँ पे ध्यान से कि जब हम बात करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, बहुत इजी, आपको क्या माइंड में रखना है। देखिए लिखा गया है अ प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल विच हैज वेरी लो बट फाइनाइट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी is called intrinsic semiconductor। अब देखिए इस वर्ड से अपने को इतना कुछ आइडिया नहीं आ रहेगा बट मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूं कि जब हम बात करते हैं हमारे पास ना एक कोई प्योर सेमीकंडक्टर है,
कोई भी प्योर सेमीकंडक्टर ले लो, एग्जांपल के लिए आप ले लो सिलिकॉन या जर्मेनियम को। ओके, तो उस प्योर सेमीकंडक्टर में आपको पता क्या है कि हाँ बैंड गैप है, थोड़ा सा तो रहेगा सफिशिएंट। बट अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास जो सराउंडिंग टेम्परेचर है वो कुछ तो भी है, मतलब एब्सोल्यूट जीरो नहीं है, एब्सोल्यूट जीरो नहीं है, तो सराउंडिंग के टेम्परेचर के बेसिस पे जो इलेक्ट्रॉन्स है फ्रॉम दिस वैलेंस बैंड ये आराम से जंप करके कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि सराउंडिंग में एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर सकते हैं और ये डिफरेंस तो ज़्यादा है ही नहीं, बराबर है। तो इस टाइप को ही आप क्या बोलते हो, इस टाइप को ही आप बोलते हो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसी को बोलते हो। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये तो लिखा ही है और यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिखा देता हूँ, व्हेन प्रमोशन of electrons from valence band to conduction band is due to thermal energy, बस यही वर्ड तो यहां पे है, thermal energy from सराउंडिंग। यहां पे हम लोग बात क्या कर रहे हैं कि यहां पे जो कंडक्शन हो रहा है वो कंडक्शन हो रहा है बिकॉज हमारे जो सेमीकंडक्टर है मटेरियल वो प्योर है और उसमें बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का प्रमोशन हो रहा है और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो रहा है। तो इसलिए इसको हम बोल रहे हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, वो उसकी खुद की प्रॉपर्टी है, इसमें कुछ भी एक्सटर्नल का कुछ आया नहीं अभी तक, तो हमने बाहर से कुछ इसमें ऐड नहीं किया है, खुद की प्रॉपर्टी थी कि हाँ खुद का उसका बैंड गैप था लेकिन सराउंडिंग का टेम्परेचर की वजह से वो एक्साइट हुआ है, बस बराबर है। इसलिए तो यहाँ पे वर्ड है कि इनके पास ना वेरी लो बट फाइनाइट, कि एक तो बहुत ही लो होता है और स्पेसिफिक अमाउंट है खाली उसके पास होगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है ना, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, अब इलेक्ट्रॉन का आपने एक्साइटेशन कर दिया, अब वो तो वहाँ पे स्पेसिफिक हो गया ना कि वो इलेक्ट्रॉन आएगा बस उतना एक्साइट होगा। कि हम लोग बोल रहे हैं हायर एनर्जी लेवल वाले तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, लोअर वाले थोड़ी जाएंगे, वो तो आपका टाइटली न्यूक्लियस से बाउंड होते हैं, लोअर वाले नहीं जाएंगे। क्लियर है? अब दूसरे टाइप की बात करते हैं एक्सट्रिंसिक, क्योंकि इंट्रिंसिक में इतना ही होता है, इसमें और कुछ नहीं आता। इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक में क्या होता है देख लो, वर्ड से मालूम पड़ रहा है और उसमें एक वर्ड है जो आपको पूरा डिफाइन कर देगा, दैट इज अ डोप्ड सेमीकंडक्टर। डोप्ड इसी वर्ड पे पूरा आंसर है, अ डोप्ड सेमीकंडक्टर हैविंग कंडक्टिविटी हायर देन प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कि हम लोग ने एक सेमीकंडक्टर लिया वापस से, ठीक है, एग्जांपल ले लो, हम लोग ने पहले एक लिया एग्जांपल जहां पे अपने पास था सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर, करेक्ट है, प्योर सिलिकॉन है, मतलब क्या है कि उसमें प्योर सिलिकॉन के एटम्स हैं। दूसरे केस में क्या किया हम लोग ने, वापस से सिलिकॉन का ही सेमीकंडक्टर लिया हुआ है, बट अब उसमें सिर्फ सिलिकॉन नहीं है, इन दैट अलोंग विथ सिलिकॉन कुछ अदर इम्प्योरिटीज भी है, कुछ अलग इम्प्योरिटीज भी है, और उसी इम्प्योरिटीज को हम लोग ना डोप बोलते हैं, मतलब डोपेंट बोलते हैं, डोपेंट, बराबर। तो मतलब ये क्या बात हो रही है यहाँ पे कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब कि हमारे पास ऐसा एक सेमीकंडक्टर है जिसमें कुछ तो भी इम्प्योरिटी है, कुछ तो भी इम्प्योरिटी है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इम्प्योरिटी जो उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है ना वो इस प्योर वाले से ज्यादा होता है, प्योर वाले से ज्यादा होता है, तो इसको ही आप बोलते हो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आई होप आपको ये वर्ड पहले क्लियर हुआ होगा। एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या है कि उसमें कुछ इम्प्योरिटी है एंड बिकॉज ऑफ दैट इम्प्योरिटी उसका जो कंडक्शन है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वो प्योर वाले से ज्यादा है। अब देखिए यहीं पे आपके दोनों वर्ड आ जाते हैं। फर्स्ट वर्ड क्या होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डोपेंट। डोपेंट, अब डोपेंट का मतलब क्या होता है, अरे यस वही तो बोले डोपेंट, कि जो हम लोग ने ना एडिशनल इम्प्योरिटी डाला हुआ है हमारे सेमीकंडक्टर में उसको हम बोलते हैं डोपेंट। चलिए लिख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे द
एडिशनली एडेड इम्प्योरिटी या इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड डोपेंट। बराबर, कि जो हम जो इम्प्योरिटी को हम लोग एडिशनली ऐड कर रहे हैं। करेक्ट है, यस। अब दूसरा जो वर्ड आता है देख लीजिए, इसका ही समझ लीजिए भाई है वो, दैट इज कॉल्ड एज डोपिंग। अब डोपिंग क्या हो गया? डोपिंग इज नथिंग बट अ प्रोसेस। की प्रोसेस बात करें कि जब हम लोग ना इम्प्योरिटी जो आपका डोपेंट है ना उसको हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? डोपिंग। देख लीजिए प्रोसेस क्या लिखेंगे? द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ, ध्यान रखना है, स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी in pure semiconductor to increase its electrical conductivity। yes, कि हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं? फर्स्ट आपको माइंड में रखना है ना कि जब आप डोपेंट बोलते हो ना तो वेरी स्मॉल अमाउंट में ही आप उसको ऐड करते हो। ऐसा नहीं करना है कि हाँ हमारे पास एक क्रिस्टल था सिलिकॉन का, अब हम लोग ने उसमें से सिलिकॉन्स को लगभग पूरा हटा दिया और पूरा उसमें डाल दिया कॉपर का। अब वो तो कोई सेंस नहीं बनेगा, फिर तो डेफिनेटली कॉपर तो बेस्ट कंडक्टर हो गया ना, तो वो नहीं होगा, वो गड़बड़ नहीं करना है। कि हम लोग जब डोपिंग की बात करें ना, मतलब आपका मेन जो क्रिस्टल है ना वो तो सेमीकंडक्टर का ही है, मेटल सिलिकॉन का ही है, उसमें सर्टन अमाउंट में आपने ऐड किया हुआ है इम्प्योरिटी, सर्टन अमाउंट में। और करने का पर्पस क्या है? पर्पस है कि हम लोग को इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थोड़ा सा इंक्रीज करना है। कि हम लोग बोल रहे हैं प्योर वाला ना, प्योर का इतना अच्छा है कंडक्टिविटी नहीं है, क्योंकि क्या है उसको हाई टेम्परेचर रिक्वायरमेंट पड़ रहा है और वैसे भी फाइनाइट है उसका। लेकिन जब हम यहाँ पे बात करेंगे ना तो यहाँ पे हम लोग ऐड करें इम्प्योरिटी ना, तो बिकॉज ऑफ दैट इम्प्योरिटी जो उसका कंडक्टिविटी ना वो इन्हांस हो जाता है, और उसी को आप बोलते हो डोपिंग, प्रोसेस को बोलते हो डोपिंग। और जिस चीज़ को ऐड किया हुआ है, जो इम्प्योरिटी को आपने ऐड किया हुआ है, उसको आप बोलते हो डोपेंट। क्या बोलते हो उसको? डोपेंट। आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हो जाएगा। क्विकली एक बार देख लेंगे फिर आगे जाएंगे। फाइन, चलिए अब देखेंगे कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं ना, इसके भी दो टाइप होते हैं, और ये दो टाइप तो बहुत फेमस है, हम लोगों ने ऑलरेडी फिजिक्स में भी पढ़ा था ये। ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इट इज ऑफ टू टाइप्स। इसके दो टाइप होते हैं। कौन से दो टाइप होते हैं? यस, बहुत कॉमनली सबको पता होगा। फर्स्ट इट इज कॉल्ड एज एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड सेकेंड इट इज कॉल्ड एज पी टाइप सेमीकंडक्टर। ऐसे दो होते हैं, एन टाइप एंड पी टाइप। चलिए उनको देख लेंगे। हम लोग को ऑलरेडी पता ही है, हम लोग बेसिक पढ़ा हुआ है, तो हम लोग को उसमें शॉर्ट में से देखना रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर। अभी आपको उसमें क्या माइंड में है? सिंपल, एन ये वर्ड कहाँ से आया है, बस एन वर्ड का आपको मीनिंग पता होना चाहिए। एन स्टैंड्स फॉर नेगेटिव, एन स्टैंड्स फॉर नेगेटिव, बराबर। तो डेफिनेटली पी क्या हो जाएगा? दूसरा टाइप है पी टाइप। पी क्या हो जाएगा? पी स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव। वेरी गुड। अब क्वेश्चन आते हैं कि नेगेटिव, थोड़ा सा याद करो कि एक एटम में नेगेटिव चार्ज किस वजह से होता है? नेगेटिव चार्ज एक एटम में किस चीज का होता है? ये सबको पता है ना कि एक एटम में नेगेटिव चार्ज होता है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, राइट है कि नहीं? एक एटम में तो इलेक्ट्रॉन ही होता है ना जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो यस, इन द एन टाइप सेमीकंडक्टर ना आपका जो एन मतलब नाम आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। कैसे? ध्यान से देखेंगे, बहुत ईजी है। हम लोग एग्जाम्पल ले लो तो हम लोग हर बार किसको लेने वाले हैं? हम लोग सिलिकॉन को लेने वाले हैं फॉर द सिंप्लिसिटी। ओके, यहाँ पे क्या लिखता हूं मैं एग्जाम्पल के लिए? इफ
in the crystal of silicon some group 15 elements are added। बस इतना वर्ड अगर आपको ब्रेन में बैठ गया, आपका पूरा आंसर बन जाएगा कि हम लोग बात किस चीज़ की कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर की। तो एन टाइप में मतलब क्या हो रहा है कि उस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अब नेगेटिव कैसे आ रहा है हम लोग एग्जाम्पल से क्विकली देख लेंगे। चलिए बात क्या करते हैं कि हम लोगों ने ले लिया सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर। अब सिलिकॉन की अगर मैं बात करता हूँ तो ये तो सबको पता होगा कि सिलिकॉन है ना वो ग्रुप 14 में आता है, कार्बन फैमिली ना, कार्बन के नीचे सिलिकॉन आता है। और अगर मैं बोल रहा हूँ कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है क्योंकि उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बैलेंस होते हैं, तो नो डाउट सिलिकॉन का भी तो 4 ही होगा, उसके एग्जैक्टली नीचे आ रहा है, बराबर है। तो देखिए होता कैसे, ध्यान से आपको देखना है और सिर्फ समझना है कि हम लोग बात करते हैं जब हम लोग ले रहे हैं सिलिकॉन के एटम्स, तो हर एक सिलिकॉन है ना इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, करेक्ट है, लास्ट शेल में। तो वो नेबरिंग सिलिकॉन से शेयर करता है, देख लीजिए ऐसा, वापस से मैं यहाँ पे रखते जा रहा हूँ, वापस से वो नेबरिंग सिलिकॉन से शेयर करेगा ऐसा, एंड ड्यू टू दिस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ना वहाँ पे आपके पास कोवेलेंट बॉन्डिंग बनते जाता है। हम लोग ज़्यादा नहीं दिखाएंगे, ये एक और ले लिया, चलिए एक और हो गया, बराबर। नो डाउट यहीं पे आगे ना आगे भी चलता रहेगा आपके पास, यहाँ पर भी आगे चलता रहेगा, सेम ऊपर भी और नीचे भी, ओके। नीचे का चलो मैं 1-2 दिखा देता हूँ। ये भी सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन सिलिकॉन, सेम यहाँ पर भी रहेगा सिलिकॉन, यहाँ पर भी आगे चलता रहेगी गाड़ी आपकी एज इट इज, बराबर। हाँ अब आपको सिर्फ यहाँ पे ध्यान से समझना है कि आपका था नॉर्मल प्योर सिलिकॉन का आपका एक सेमीकंडक्टर क्रिस्टल आपका है। अगर सिर्फ प्योर सिलिकॉन की बात कर रहा हूँ, मैंने इसमें कुछ एडिशन नहीं किया हुआ, नथिंग एट ऑल, तो यही आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक, क्योंकि प्योर सिलिकॉन है ना और तो कुछ है नहीं इसमें। लेकिन जब हम बात करते हैं कि इस सिलिकॉन के क्रिस्टल में हमने किया क्या, हम लोग ने एक सिलिकॉन के एटम को रिप्लेस करके वहां पे डाल दिया फॉस्फोरस। अब ग्रुप 15 के लिए ना फॉर एन एग्जाम्पल ले रहे हैं फॉस्फोरस को, ठीक है। अब नो डाउट एक मतलब ऑब्वियसली अगर क्रिस्टल की बात कर रहा हूं मैं तो उसमें एक एटम तो होंगे नहीं, मिलियंस ऑफ एटम्स होंगे ना, तो डेफिनेटली तो एक थोड़ी ना ऐड करोगे, आप बहुत सारा ऐड करने वाले हो। सिर्फ जनरलाइजेशन के लिए मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग ने यहाँ पे एक सिलिकॉन को हटाया और वहां से एक फॉस्फोरस को ऐड कर दिया, ठीक है। चलिए दिखा देते हैं कि हमने क्या किया, यहाँ पर से सिलिकॉन को हटा दिया और क्या ऐड कर दिया वहां पे, फॉस्फोरस, तो दिखा देते हैं यहाँ पे फॉस्फोरस को ऐड कर दिया। अब ये आप सब लोगों को पता है, और पता क्या लिखा भी यहाँ पे कि जो फॉस्फोरस है ना वो ग्रुप 15 का एलिमेंट हम लोग ले रहे हैं, ग्रुप 15 की तो बात चल रही है ना। तो अगर मैं बोलता हूं ग्रुप 15 के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं सराउंडिंग में, तो मुझे फटाक से बताओ ग्रुप 15 के पास कितना होगा, वेरी गुड, कितना होगा, 5 इलेक्ट्रॉन होगा सराउंडिंग में, राइट है कि नहीं। अब देखिए जरा ध्यान से, व्हाट यू कैन सी कि 5 इलेक्ट्रॉन में से जो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, मैं तो बॉक्स कर देता हूं, ये 4, देखिए इसका ना यहां पर से ये इलेक्ट्रॉन्स का तो शेयरिंग होने वाला है, ये इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, करेक्ट। यहां पर भी मैं दिखा देता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन्स का तो शेयरिंग हो रहा है, ओके। अब इंटरेस्टिंग क्या है यहाँ पे, इंटरेस्टिंग ये है बिकॉज यू कैन सी फॉस्फोरस का वैलेंसी 5 था और उसमें 4 इलेक्ट्रॉन तो उसने यूज किया रहेगा बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे भी देख लो ये किसी से अटैच रहेगा, ये भी ये भी ये भी, बट कैन यू सी दिस वन, इसको जरा सा मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं, कैन यू सी दिस इलेक्ट्रॉन, आपको दिख रहा है ये इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन तो फ्री हो गया ना, क्योंकि ये तो किसी से तो बॉन्ड नहीं बन रहा है, और वो इलेक्ट्रॉन फ्री, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। इलेक्ट्रॉन पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ये फ्री होता है, तो ये क्रिस्टल में ना आराम से हियर एंड देयर घूम सकता है, वेरी इजीली घूम सकता है। एंड ड्यू टू दिस रीजन, ड्यू टू दिस फ्री इलेक्ट्रॉन, जो सिलिकॉन का जो सेमीकंडक्टर था उसके पास ना अब कंडक्टिविटी का प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों उसका पहला पॉइंट, कि क्यों उसका ना कंडक्टिविटी का इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इंक्रीज हुआ, बिकॉज इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन आराम से जंप कर सकता है, आराम से माइग्रेट कर सकता है,
सेकेंड थिंग, इसको नेगेटिव एन टाइप क्यों बोला हम लोग ने? बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन फ्री बच रहा है जो किसी से शेयर नहीं हुआ है, और इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं हम लोग, तो इलेक्ट्रॉन में तो नेगेटिव चार्ज ही होता है ना, तो ड्यू टू दैट फ्री इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू दैट फ्री नेगेटिव चार्ज, दिस इज कॉल्ड एज एन टाइप सेमीकंडक्टर। एंड आई होप समझ में आ रहा होगा आपको कि इसको एक्सट्रिंसिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग ने बाहर से ऐड किया हुआ है फास्फोरस को, बाहर से ना, पहले तो थोड़ा उसके पास था, पहले तो उसके पास सिर्फ सिलिकॉन था, करेक्ट है, तो इसको ही आप बोलते हो एन टाइप सेमीकंडक्टर। फटाफट देख लेंगे, इसमें आपको ना सिर्फ यही चीज जो मैंने बोला ना, आपको सिर्फ वर्डिंग में बताना पड़ता है, बाकी तो इसमें कुछ होता ही नहीं है, क्लियर है। एंड एग्जैक्टली सेम थिंग हम लोगों ने ये पढ़ा भी है, फिर इसमें हम लोग सेम चीज पढ़ रहे हैं, राइट है। अभी ये रहेगा तो यहाँ पे हम लोग दिखा देंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन है जो कि फ्री है एज वेल एज मोबाइल भी है। मोबाइल मतलब वो वाला नहीं है जो इजीली मूव कर सके, फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन। आई होप आपको ये समझा होगा। अब आपको इसी को सिर्फ वर्डिंग में बनाना होता है। वर्डिंग में कैसे बनाना होता है कि सिलिकॉन का वैलेंसी 4 था, तो हर एक सिलिकॉन 4 सिलिकॉन से अटैच था फॉर बाय मेकिंग 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स। देन बाय एडिशन ऑफ 1 फॉस्फोरस, हम लोगों ने क्या किया, सिलिकॉन को उड़ा के वहां पे फॉस्फोरस डाल दिया। देन फॉस्फोरस हैज वैलेंसी 5 बिकॉज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, सो 4 आर यूज्ड टू मेक 4 बॉन्ड्स, बट स्टिल 1 इलेक्ट्रॉन रिमेन्स फ्री, क्योंकि उसको बॉन्ड बनाने के लिए कुछ बचा ही नहीं ना। So that electron can easily move this free movement in the whole crystal, आराम से घूम सकता है, और due to that free movement of the electron the crystal becomes crystals show increased conductivity। अब देखिए इसी चीज को जरा हम लोग बैंड थ्योरी से दिखा देते हैं एक बार फटाफट कि कितना इजीली हो जाएगा। ओके देखिए सेम हमारा पहला क्या था, ऊपर हमारे पास होता था कंडक्शन बैंड, नीचे क्या होता था वैलेंस बैंड, बराबर है, और स्लाइड उसमें गैप होता था जिसको आप बोलते थे बैंड गैप, करेक्ट। ये आपका क्या था कंडक्शन बैंड, ये आपका क्या था वैलेंस बैंड। अब देखिए यहाँ पे भी आपका सेम कॉन्सेप्ट आ रहा है कि ये वैलेंस बैंड ये तो भरा ही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, बराबर। अब इंटरेस्टिंग क्या है कि ये जो एक फ्री इलेक्ट्रॉन है इसके पास, वो तो किसी से बॉन्ड नहीं बना रहा है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और वो उसके एक्स्ट्रा मतलब ऑर्बिटल में घुसा रहेगा, तो इसके पास कंडक्शन बैंड में भी यहाँ पे स्लाइड इलेक्ट्रॉन आ जाता है, राइट है। थोड़ा याद करो, हम लोगों ने मैग्नीशियम का एग्जाम्पल में तो ये बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन घूम के वहाँ पे चला जाता है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो एम्प्टी ऑर्बिटल से कंबाइन हो रहा था ना, उसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा था जिससे मूवमेंट हो रहा था। सेम थिंग यहाँ पर भी वही है कि एक इलेक्ट्रॉन ने उसके पास यहाँ पे पड़ा हुआ है और ये इलेक्ट्रॉन आराम से मूवमेंट कर सकता है, क्योंकि कंडक्शन बैंड में ना, तो हम लोग बोल ही रहे हैं कंडक्शन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन आ गया तो मूवमेंट इजीली हो सकता है, बराबर। और इसके लिए तो उसका कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है, जिसका हम बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, करेक्ट है। ठीक रहेगा तो आप यहाँ पे दिखा सकते हो कि ये आपका इलेक्ट्रॉन क्या है, ये आपका एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, और कहाँ से आया हुआ है ये यही इलेक्ट्रॉन है जो फॉस्फोरस के पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था। क्लियर रहेगा, ये फटाफट देख लेंगे फिर आगे जाएंगे। चलिए अब आगे जाएंगे। दूसरा जो होता है वो होता है हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब देख लीजिए सेम जो मैंने अभी जस्ट बोला था वही चीज वापस से, पी कहाँ से है, P स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव। सेम पॉइंट वापस आ जाता है कि पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि उसके पास अब एक एटम में पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में होता है। अब ये तो पॉसिबल नहीं ना कि आप किसी एक एटम में न्यूक्लियस को सीधा ऐड कर रहे हो, दैट्स नॉट पॉसिबल, बराबर। न्यूक्लियस कैसे करेगा, एटम ऐड करोगे ना, न्यूक्लियस थोड़ी ऐड करोगे। तो हम लोग उसको अदर टर्म में बोल सकते हैं ना। थोड़ा याद करो, हमारा क्या होता है न्यूट्रलिटी का प्रिंसिपल कि जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव है तो न्यूट्रल है। अगर नेगेटिव ज़्यादा हो गया तो नेगेटिव हो गया। अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने नेगेटिव को कम कर दिया, नेगेटिव को मैंने कम कर दिया, तो अल्टीमेटली तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। यस, वही कॉन्सेप्ट अपना यहाँ पे है। देखिए कैसे, अभी यहाँ पे पहले तो आपको पॉइंट लिखना रहेगा। क्या लिखोगे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था, देख लेंगे कि इफ इन द क्रिस्टल सिलिकॉन सम ग्रुप 15 एलिमेंट्स आर एडेड, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेम इफ वेट
if in the crystal of silicon some, yes, क्या होगा, ग्रुप 13 एलिमेंट्स आर एडेड। अरे सेम हमारा पॉइंट हो गया ना। क्या पॉइंट हो गया कि हम लोग बोल रहे हैं सिलिकॉन ग्रुप 14 का है, तो 14 के पास तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 15 का डाल दिया मैंने तो 4 से एक ज्यादा 5 तो 15 के पास ही होगा ना, तो मुझे एक कम करना है, तो 14 से एक कम कौन होगा, 13 ही तो होगा। बिल्कुल, देखिए क्या होगा। अभी सेम वही चीज वापस से करना है हम लोग को कि पहले हम लोग ले लेते हैं कुछ सिलिकॉन के एटम्स, सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, बराबर है। नो डाउट आपको क्या पता है कि सिलिकॉन का वैलेंस तो 4 ही होता है, क्योंकि आपको बोर्ड्स के एग्जाम में ये बना के दिखाना पड़ता है, आपको ध्यान रखना है। तो डेफिनेटली क्या होने वाला है वहां पे कि हर सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो शेयर करेगा ना, वो शेयर करेगा, वो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा टू मेक 4 बॉन्ड्स। देखिए, और नो डाउट ज़्यादा बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना होता है। जैसे मैंने 3 लेयर ले लिया ना, अगर आप इफ़ यू वांट आप 2 लेयर लेके भी दिखाओगे तो भी चल जाता है, बिकॉज एग्जाम में को समझ में आ ही जाएगा ना कि अरे हाँ दिखाना क्या है उसमें, बराबर। देख लीजिए, ऐसा हम लोग ले लिया, हर एक सिलिकॉन को दिखा दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए होता क्या है, सेम कॉन्सेप्ट इज देयर। फर्स्ट ये सब वाले क्या होंगे, यहाँ पे सराउंडिंग से क्रिस्टल अटैचमेंट रहेगा ही रहेगा टू मेक अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। अब देखिए ये वाले जो होंगे ना, ये शेयर करके तो बनाने ही वाले हैं। अब हम लोग करेंगे क्या, हम लोग करेंगे क्या कि कुछ यहाँ पर ना इम्प्योरिटी ऐड करने वाले हैं। चलो मैं क्या करता हूँ, ये सिलिकॉन को मैं उड़ा देता हूँ यहाँ से, इस सिलिकॉन को मैंने उड़ा दिया और इसके प्लेस पे कोई ग्रुप 13 का एलिमेंट ले लेते हैं। अब जनरली ग्रुप 13 का एलिमेंट सबके माइंड में आता है बोरॉन, ठीक है, कि बोरॉन को मोस्टली जाता है, बट एक्चुअली रियलिटी में जो आपके होते हैं ना सेमीकंडक्टर्स, वहाँ पे गैलियम को यूज़ कर लिया जाता है एक्चुअली में, ठीक है। बट ठीक है, कोई इशू नहीं है, हम लोग सीधा सीधा बोरॉन को भी लेके दिखा सकते हैं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। बिकॉज अल्टीमेटली हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है कि ग्रुप 13 का कोई एलिमेंट लेना है, बिकॉज उसके पास लास्ट शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन होता है, बस यही हमारा रिक्वायरमेंट है। अब देखो 3 इलेक्ट्रॉन है, मैं दिखा देता हूँ 1 2 एंड 3, करेक्ट है, नो डाउट। हियर व्हाट यू कैन सी कि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये शेयर करके क्या बनाएंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। चलिए दिखा देते फटाफट, ये शेयरिंग होके बन रहा है कोवैलेंट बॉन्ड। तब यहाँ पे आपको कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। व्हाट यू विल फाइंड कि देखिए ये बोरॉन ना 3 तो आपके पास 3 ही है ना, तो 3 शेयर करके वो 3 कोवैलेंट बॉन्ड तो इजीली बना सकता है विद द 3 नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स। बट देखेंगे तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो मतलब कैसा, कोई तो एक ऐसा नेबर का सिलिकॉन रहेगा जिसके पास बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचेगा। कैन यू सी दिस सिलिकॉन एटम, ये सिलिकॉन जो है ना, इसके पास यहाँ पे बोरॉन से कोई इलेक्ट्रॉन तो मिलने से रहा, क्योंकि बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे इसके पास देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, राइट है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है मतलब वहां पे ना, बिकॉज ऑफ दैट रीजन बॉन्ड नहीं बन रहा है, तो इसमें ना यहाँ पे क्रिएट हो जाता है एक पॉजिटिव होल। ऐसा कि इसके पास ये एक इलेक्ट्रॉन हो तो सिलिकॉन का ही है, लेकिन एक दूसरे वाले के पास नहीं है ना, तो वहाँ पे बॉन्ड नहीं बन सकता। तो यहाँ पे ना इसके पास एक वैकेंसी क्रिएट हो गई है, और इसी वैकेंसी को मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। हम लोग लिख रहे हैं होल, होल बोल रहे हैं इसको, राइट है। क्यों, क्योंकि आपको यही माइंड में रखना है कि पी टाइप बोल रहे हो ना पॉजिटिव सेमीकंडक्टर, तो क्यों, बिकॉज उसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से उसके पास पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है, उसके पास पॉजिटिव चार्ज हो गया है, जिसका बोल रहे हो उसको पी टाइप सेमीकंडक्टर, बराबर है। अभी देखिए होगा क्या यहाँ पे, अब यहाँ पे ना सेम कॉन्सेप्ट है बट थोड़ा सा अलग है। आपको क्या माइंड में रखना है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन था वो था बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन, कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना ये आराम से मूव कर रहा था, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच गया था तो आराम से वो मूव कर रहा था। लेकिन जब हम बात करेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर की, तो पी टाइप में उसके पास जो मूवमेंट हो रहा है ना, मूवमेंट तो हो रहा है यहाँ पर, ये मूवमेंट रियलिटी में तो इलेक्ट्रॉन का ही हो रहा है,
बट हम लोग ना उसको इलेक्ट्रॉन के टर्म में नहीं बोल रहे हैं, हम लोग उसको बोल रहे हैं कि यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है होल का। देखिए कैसे है, पॉजिटिव होल का। कैसे, ध्यान से देखेंगे कि अगर सपोज इस इलेक्ट्रॉन को मैं उड़ा के डालता हूं यहां पे, ठीक है, वेट इसको तो नहीं करेंगे, बोरॉन के रिस्पेक्ट में करना है ना, उसको नहीं करेंगे। तो अगर मैं बोरॉन के इस इलेक्ट्रॉन को मैं उड़ा के डालता हूं यहां पे, बराबर, अगर इस इलेक्ट्रॉन को मैं यहां पे डालूंगा तो देखो यहां पे सेटिस्फाई हो जाएगा फिर बॉन्ड बनाने के लिए, बट फिर ये वाला अकेले रह जाएगा, बराबर है कि नहीं। सेम अगर मैं इसको यहां पे ट्रांसफर करता हूं तो देखोगे ये सेटिस्फाई हो जाएगा, फिर ये रह जाएगा। वैसे यहां पे भी कर सकते हो, मतलब कोई भी वैसे ना आप करने वाले हो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, बट एक्चुअली में दिखेगा क्या कि जो पॉजिटिव होल है ना वो माइग्रेट हो रहा है, कि पॉजिटिव होल है ना वो यहाँ पे जंप कर रहा है, फिर यहाँ पे जंप कर रहा है, फिर यहाँ पे जंप कर रहा है। तो इसलिए आपको ये माइंड में रखना रहता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर की जब आप बात करोगे तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है ना, तो एक बहुत अच्छा वर्ड यूज किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं ड्यू टू मूवमेंट ऑफ, क्योंकि आपको माइंड में रखना है, ये बहुत बार पूछा जाता है एंट्रेंस में भी, मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव होल। यहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी का हो रहा है ना मूवमेंट, वो पॉजिटिव होल की वजह से हो रहा है, ना कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से, बराबर। आपको अलर्ट रहना है वहां पे। आई होप आपको ये गया रहेगा माइंड में, ठीक है। अब जरा इसको हम लोग को बैंड थ्योरी से दिखाना हो तो देखिए बैंड थ्योरी से कैसे दिखाएंगे। सेम, वेट मैं सीधा बॉक्स से ले लेता हूँ ना, ये आपका हो गया एक बैंड हो गया, एंड ये आपका हो गया दूसरा, करेक्ट। हाँ, ये आपका गैप है जिसको आप बोलोगे बैंड गैप। अब तो ये वर्ड ही बाय हार्ट हो गया रहेगा, बार बार आ ही रहा है, बराबर। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है। फर्स्ट थिंग डेफिनेटली यू नो कि इसको आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे वैलेंस बैंड, इसको आप बोलोगे कंडक्शन बैंड। अब इंटरेस्टिंग क्या है कि यहाँ पे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में आपको क्या देखने मिलेगा कि प्योर जो सिलिकॉन था उसके पास तो सब इलेक्ट्रॉन प्रॉपरली बैलेंस थे, हर सिलिकॉन 4 सिलिकॉन से शेयर हो रहा था, हर एक के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो प्रॉपरली बैलेंस था। बट यहाँ पे जब आपने बोरॉन को डाला तो देखोगे एक इलेक्ट्रॉन इसके पास कम हो गया ना, कि सिलिकॉन अगर यहाँ पे होता तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन होते, बट आपने उसके प्लेस पे क्या डाल दिया, बोरॉन को, जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना, राइट है। तो इसकी वजह से जो इसका आपको बैंड दिखता है ना, वो देखिए कुछ ऐसे बैंड दिखता है आपको, कि वैलेंस बैंड में ना आपके पास थोड़ा रीजन है ना वो खाली रहता है। अगेन आपको याद क्या आएगा, मैग्नीशियम का एग्जांपल, यस, कि मैग्नीशियम के एग्जांपल में हम लोगों ने बोला था ना वहां पे कि कहाँ गया इंसुलेटर, इसके पीछे, हाँ, कि मैग्नीशियम के केस में यहाँ पे क्या था कि इसके पास ना एक वैकेंट ऑर्बिटल आ रहा था ना, वैकेंट, एंड ड्यू टू दिस वैकेंट ऑर्बिटल के ओवरलैप से आपके पास एम्प्टी रीजन क्रिएट हो रहा था। तो सेम यहाँ पर भी वही है कि जब हम लोग बात करें यहाँ पे होल आ गया ना, तो उसकी वजह से वहां पे उसके पास एम्प्टी रीजन आ गया है। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है, यहीं पे तो इंटरेस्टिंग पार्ट है आपका, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपका क्या है, होल, बराबर। कि जब हम लोग उसमें वहां पे अप्लाई करते हैं पोटेंशियल आप अप्लाई करोगे ना, तो पोटेंशियल अप्लाई करने से होता क्या है, यहाँ पर से ना होल्स का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। होल्स का मूवमेंट मतलब क्या हुआ कि जो होल है ना यहाँ पे, ये आपको दिखेगा कि जंप कर रहा है वहां पे। रियलिटी में होल का जंप नहीं होता है, आपको माइंड में रखना है कि वहां पे जंप किसका हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है जंप, बट एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन का ही हो रहा है। बट उसको दिखाने के लिए हम लोग बोलते हैं कि ये जो पॉजिटिव होल है ना ये यहाँ पे जा रहा है, ऐसा कि ये जो होगा ना इलेक्ट्रॉन, ये धीरे धीरे ना यहाँ पे जंप करेगा, पॉजिटिव होल नीचे नीचे शिफ्ट होते जाएगा। ऐसा क्या बोला है, आई होप आपको समझा रहेगा कि इलेक्ट्रॉन जो अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये अपर लेवल का हो जाएगा ना, तो ये अपर लेवल का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा और पॉजिटिव होल नीचे शिफ्ट होते जाएगा। फिर इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर आ गया, अब इलेक्ट्रॉन तो ऊपर जंप कर सकता है ना फिर आराम से, राइट है कि नहीं। देखिए क्या किया हम लोग ने, पॉजिटिव होल को यहाँ पे शिफ्ट किया नीचे, इलेक्ट्रॉन ऊपर हो जाएगा, फिर अब इलेक्ट्रॉन ऊपर हो गया, अब वो आप आराम से जंप कर सकता है। एंड ड्यू टू दैट रीजन हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट हो रहा है तो पॉजिटिव होल नीचे शिफ्ट होते जाएगा ना, तो इसलिए हम लोग बोले कि एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, बट उसको दिखाते हैं कि वहाँ पे पॉजिटिव होल का मूवमेंट हो रहा है। एंड ड्यू टू दैट मूवमेंट आपका ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, जिसको आप बोलते हो पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब ये तो क्वेश्चन एक्चुअली पूछा नहीं जाता है, बट इफ जनरली पूछा जाए जनरली कि एन टाइप और पी टाइप में भी किसमें कंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट होगा, तो आपका क्या ओपिनियन होगा,
यस करेक्ट, कि एन टाइप में ना ज़्यादा होगा। ये बहुत ईजी है ना, इलेक्ट्रॉन्स का सीधा सीधा मूवमेंट हो रहा है और सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी तो ज़्यादा कंडक्शन होगा ना, क्योंकि हम लोग हर बार बोलते हैं कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो गया वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का मूवमेंट होगा। यस, तो यहाँ पे आपके कंप्लीट क्या हो जाते हैं, आपके पूरे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो जाते हैं। नाउ ओनली मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बच जाते हैं और वही हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, तो उसको हम करके फिर सीधा सीधा हम लोग न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट कर देंगे। राइट है, नो डाउट कि मे बी न्यूमेरिकल जो होगा ना उसको हम लोग ट्राई करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में लेने के लिए, नेक्स्ट सेशन में, तो हमारा पूरा का पूरा न्यूमेरिकल एक साथ हो जाएगा एंड सॉलिड स्टेट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। हाँ, तो हम बात कर रहे थे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की। राइट है, अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा सिर्फ बेसिक आपको पता होना चाहिए कि हम जब बात करते हैं सॉलिड कंपाउंड्स की, ओके, तो सॉलिड्स में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है ना, मैग्नेटिक, दैट इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। मतलब क्या कि देखिए हमें एक सिंपल ना स्ट्रक्चर ऑफ एटम माइंड में आना चाहिए कि अगर हम बात करते हैं सिंपल एक एटम, देन व्हाट वी नो दैट सेंट्रल पार्ट उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। करेक्ट है, एंड न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, दैट इज फाइन। देन वन मोर थिंग वी नो दैट सराउंडिंग टू न्यूक्लियस कौन रिवॉल्व करता है, यस, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं इन अ पर्टिकुलर पाथ, जिसको आप ऑर्बिटा शेल भी बोलते हो। राइट है, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि हमें क्या पता है, जैसे हम लोग ने ऑलरेडी, मैंने लास्ट आपको प्रीवियस सेशन में भी बोला था कि अगर हम बात करते हैं किसी भी चार्ज पार्टिकल की और अगर वो चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहा है, मीन्स वो एक्सेलरेट हो रहा है, तो वो जनरेट करता है एक मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन है ये जो ऐसा कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहा है ना, तो इसके सराउंडिंग में ना एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है और उसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसके पास एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है और उसी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को हम लोग स्टडी करने वाले आज। तो आई होप आपको पहले बेसिक आइडिया आया रहेगा कि अगर हमें बात करनी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की इन अ पर्टिकुलर सॉलिड कंपाउंड, तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ना, इट इज बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, कि वो इलेक्ट्रॉन के पास जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है उसकी वजह से उसमें आ रहा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। करेक्ट है, अब देखिए हमें ऑलरेडी पता है कि इलेक्ट्रॉन के अगर मैं स्पिन की बात करता हूं तो देखो इलेक्ट्रॉन के पास ना दो ही स्पिन की पॉसिबिलिटी होती है, एक या तो वो क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है, दूसरा या वो एंटी क्लॉकवाइज। करेक्ट है, तो अगर मैं बोलता हूं कि सपोज ये मेरे पास कोई एक इलेक्ट्रॉन है, ओके, जस्ट आपको इमेजिन करना है कि इलेक्ट्रॉन को मैंने एक स्फेरिकल बॉल जैसा मैंने इमेजिन कर लिया है, तो देखोगे इसके पास दो पॉसिबिलिटी होती है, एक क्या है कि ये ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है सॉरी, सो इन द सेकेंड केस वो जो इलेक्ट्रॉन है ना वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है। राइट है, दिस आर द टू पॉसिबिलिटीज। अब हमें इसमें ऑलरेडी का अच्छे से पता है कि अगर मैं एक स्पिन को, किसी इलेक्ट्रॉन के एक स्पिन को अगर मैं बोलता हूं प्लस हाफ, देन नो डाउट दूसरे वाले स्पिन को मुझे माइनस हाफ बोलना ही पड़ेगा। राइट है कि नहीं, क्योंकि उसके पास इक्वल पॉसिबिलिटी ना, आइदर वो क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है या तो वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है। नाउ अब देखिए यही अपना आपका बेसिक पॉइंट आ जाता है कि अगर सपोज किसी सब्सटेंस के पास इक्वल, मतलब जितना उसके पास पॉजिटिव स्पिन वाले, पॉजिटिव मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन वाले इलेक्ट्रॉन है, अगर एग्जैक्टली उतना ही ऑपोजिट स्पिन वाले भी इलेक्ट्रॉन होंगे, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन वाले, देन डेफिनेटली दीज टू विल कैंसल ईच अदर्स रोटेशन, कि इसका जितना पॉजिटिव स्पिन जितना वो क्लॉकवाइज रोटेट करके जनरेट कर रहा है ना, एग्जैक्टली दूसरा वाला एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके भी जनरेट करेगा। एंड यू हैव टू रिमेंबर कि साइन ऑपोजिट है तो एग्जैक्टली वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। राइट है कि नहीं, यस, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन ऐसे पेयर्ड हो जाते हैं, ऐसे पेयर्ड, कि हम लोग एक ऑर्बिटल में अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन भरना है तो हमें ऐसे भरना पड़ेगा, एक होगा हमारा क्लॉकवाइज, दूसरा होगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें हो क्या रहा है कि जितना पॉजिटिव का स्पिन है दूसरे वाले नेगेटिव वाले का भी एग्जैक्टली उतना ही स्पिन है, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। एंड दैट इज द रीजन कि ये दोनों ना एक दूसरे का स्पिन कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैंसिल कर देंगे। तो आपका यहाँ पे मेन फोकस ना इन दिस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर कि एक कंपाउंड में आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, मींस अगर वो अनपेयर्ड है तो कितने हैं और वो पेयर्ड है तो कितने हैं, ओनली दैट थिंग वी हैव टू फाइंड आउट, वी विल सी वन बाय वन। अभी इसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे ना अगर हम बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का, तो देखोगे हमने हमारे पास तीन टाइप्स आते हैं, तीन टाइप जो सबसे कॉमन होते हैं। फर्स्ट वन
फर्स्ट वन, इसको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। अब देखिए कितना इजी है, बिकॉज दिस पार्ट ना यू ऑलरेडी नो, आप लोग ने ये मीन्स 11 में भी सुना हुआ है, ये वर्ड सुना हुआ है, एंड सेम थिंग एग्जैक्टली यहाँ पर भी वही है, सिर्फ एक एडिशनल डेफिनेशन यहाँ पे। पैरामैग्नेटिक हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग ने 11 में क्या पढ़ा हुआ है केमिकल बॉन्डिंग में, कि अगर कोई मॉलिक्यूल है, ओके, इफ इन दैट मॉलिक्यूल एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देन वो आपका मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, पैरामैग्नेटिक। मींस वी कैन राइट when at least 1 unpaired electron, see at least 1 क्यों बोल रहे हैं हम लोग, बिकॉज उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, इट इज पॉसिबल, ज्यादा भी आपको मिल सकता है, बट कम से कम एक तो चाहिए हम लोग को, राइट है। सो एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, then the compound is called पैरामैग्नेटिक, राइट है। ये तो हम लोग ने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में भी देखा था ये। अभी इसमें और एक डेफिनेशन है जो कि आपके थोड़ा सा फिजिक्स का डेफिनेशन बनता है। डेफिनेशन क्या है कि अगर देखिए, ये तो हम लोग ने डेफिनेशन बोला इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट इफ सपोज अगर आपको सपोज मैं ऐसा कोई एक सब्सटेंस दे देता हूं कि हाँ दिस इज योर सॉलिड कंपाउंड एंड टेल मी वेदर दिस इज पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, अब नो डाउट उस सब्सटेंस में आप लोग इलेक्ट्रॉन तो ढूंढ नहीं सकते हो, इज इट पॉसिबल? इलेक्ट्रॉन एटम के भी अंदर होता है, अरे नो डाउट ना बच्चों, आप लोग तो एटम को ही नहीं देख सकते हो, इलेक्ट्रॉन कहां से देखोगे, नॉट पॉसिबल। सो दैट इज वाई कि जो इलेक्ट्रॉन वाला डेफिनेशन है ना, ये कब वर्क करेगा, जब हम लोग को उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, वो स्पीशीज क्या है वो पता है हमको, बट अगर हम लोग को स्पीशीज पता ही नहीं, सिर्फ एक सॉलिड सब्सटेंस दिया हुआ है, तब कैसे करेंगे, तब हमारे पास वहां पे दूसरा कॉन्सेप्ट आता है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है आप सुन लो, दैट वो जो सॉलिड मटेरियल है, व्हाट यू हैव टू डू, उस सॉलिड मटेरियल को ना हम लोग ना एक मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे ना, मतलब वहां पे मेरे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस रहेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है ना, इंस्ट्रूमेंट से जनरेट कर रहे हैं तो उसके लाइंस ऑफ फोर्सेस आते हैं, आपको थोड़ा सा बेसिक याद रहेगा, राइट है। तो हमें सिर्फ चेक क्या करना है, इंस्ट्रूमेंटली हमें चेक क्या करना है कि वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, वो उस सॉलिड सब्सटेंस से कैसे बिहेवियर शो कर रहे हैं। मतलब क्या कैसे बिहेवियर मींस, हमें सिर्फ 2 पॉइंट नोट करना है कि वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस उस सॉलिड सब्सटेंस से अट्रैक्ट हो रहे हैं कि रिपेल हो रहे हैं, बस ये हमको नोट करना है। देखिए कैसे, मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में दिखा देता हूं दैट वेट, हाँ, सपोज दीज आर योर एक्सटर्नल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ठीक है, ये आपके एक्सटर्नल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हो गए, मतलब अपने ना एक मैग्नेटिक फील्ड में अपने सॉलिड सब्सटेंस को रखा हुआ है, राइट। नाउ व्हाट इज दैट सब्सटेंस, चलो सब्सटेंस भी दिखा देते हैं हम लोग कि दिस वेट, हाँ, दिस इज आवर सॉलिड मटेरियल, ओके, ये हमारा सॉलिड मटेरियल है। नाउ वी हैव टू ओनली फोकस ऑन दिस लाइंस ऑफ फोर्सेस, आई मीन इंस्ट्रूमेंट वो करेगा, ओके। देखिए कितना इजी होता है कि अगर इफ आई एम सेइंग दैट एक्सटर्नल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कंपाउंड, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है वो इस कंपाउंड्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं ऐसे, देन वो सॉलिड मटेरियल को हम लोग बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। देख लो ऐसे, कैन यू सी यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो पहले वर्टिकल लाइंस जो लिखा हुआ है और एग्जैक्टली व्हाइट कलर में लिखे हुए ना लाइंस, वो आपके थे एक्सटर्नल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। मैं यहाँ पे दिखा देता हूं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, मतलब उन्होंने सिर्फ उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और उसको जो लाइंस ऑफ फोर्सेस आया हुआ है उसको इंस्ट्रूमेंटली हम चेक कर रहे हैं। अब आपको दिख क्या रहा है कि जो एक्चुअली में इनिशियली जो लाइंस जो पैरेलल थे ना, वो सॉलिड कंपाउंड को डालने के बाद वो सॉलिड कंपाउंड वो लाइंस ऑफ फोर्सेस को अपने साइड में अट्रैक्ट कर रहा है, बट यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, अट्रैक्ट भी कर रहा है तो वो वीकली अट्रैक्ट कर रहा है। तो देखिए इसलिए हम लोग यहां पे लिखते हैं व्हेन
आई मीन ये दूसरा डेफिनेशन है, व्हेन द external magnetic lines of forces are weakly attracted towards the compound, because no doubt हमने तो compound को पढ़ना है ना, towards the compound, then it is called paramagnetic. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोनों डेफिनेशन का मीनिंग क्या है। वो डेफिनेशन सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे बोलता है, ये डेफिनेशन बोलता है कि इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग डायरेक्टली बता नहीं सकते हैं तो हम लोग को लाइंस ऑफ फोर्सेस देख के बता सकते हैं यहाँ पे। अब इसका रीजन एक्चुअली वही है, इसका रीजन वही है। होता क्या है कि हम लोग को जब बोलते हैं कि अगर मॉलिक्यूल में एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब क्या हुआ कि इसमें ना कम से कम अपने पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसे मिल रहा है, तो होता क्या है कि वो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो अपने सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को अट्रैक्ट करने का काम करेगा, बिकॉज ड्यू टू दिस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस वो जो इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक फील्ड था ना वो अभी मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को आ जाती है कि इनिशियली में उसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं था, सिर्फ फील्ड जनरेट हुआ था, लेकिन जब लाइंस में उसको डाला ना हम लोग ने तब उसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट हुआ है। एंड दैट इज वाई इसमें और एक वर्ड यूज होता है कि जब आप इस सब्सटेंस को अगर बाहर निकाल दोगे ना इस लाइंस ऑफ फोर्स से तो इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वापस से लॉस्ट हो जाएगा एंड ये जो आपके लाइंस ऑफ फोर्सेस से ओरिजिनली वापस से अपने जैसे पैरेलल थे वैसे आ जाते हैं। तो आपको ये पॉइंट्स को माइंड में रखना है। नो डाउट आपको मेन चीज तो ये दो डेफिनेशन ही माइंड रखना है, वो आपके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। मेन आपको सिर्फ ये दो डेफिनेशन माइंड में रखना है। अब देखिए अगर इसके एग्जाम्पल्स दिखाने हो, एग्जाम्पल्स तो बहुत इजी है। आप लोग कोई भी मेटालिक सॉलिड ले लो, एग्जाम्पल आप ले सकते हो कॉपर, Fe, बट ध्यान देना है कि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अभी आप अगर सोचोगे कि जिंक ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिंक के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। देन देखो आप लोग इसको ले सकते हो O2, इफ यू रिमेंबर ये सेम एग्जैक्टली मॉलिक्यूल हम लोग को 11 में भी था जिसका हम लोग ने MOT डायग्राम ड्रॉ किया हुआ था। देन आप कोई भी आप कंपाउंड बना सकते हो, जैसे कि सपोज हमने ले लिया Cr+3 का कोई कंपाउंड है, राइट है। तो नो डाउट Cr+3 बोल रहे हो मतलब यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 उसका कोई कंपाउंड है। तो चलो मैं दिखा देता हूँ। सपोज दिस इज योर कंपाउंड Cr2O3, तो यहाँ पे क्रोमियम आपके पास +3 स्टेट में है एंड इफ यू ट्राई टू फाइंड देखोगे ना तो उसके पास आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही, गारंटेड। क्योंकि हमें कम से कम एक चाहिए, ज्यादा हो गया तो ठीक है नो इश्यू, बट कम से कम एक चाहिए। आई होप आपको ये क्लियर हुआ रहेगा। सो दिस टू डेफिनेशंस यू हैव टू रिमेंबर, फाइन। चलिए अब आगे जाएंगे। ये तो आपका फर्स्ट टाइप दैट इज पैरामैग्नेटिक। सेकेंड टाइप जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक अगेन देख लो, ये भी आपको सेम उसी का था, थोड़ा सा 11 का बेसिक है और थोड़ा सा हम लोग 12th वाला भी देखेंगे। अब डायामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, अगेन आपको सिर्फ डेफिनेशन में फोकस करना है। डायामैग्नेटिक मींस हम लोगों ने पैरामैग्नेटिक में क्या बोला कि एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो डायामैग्नेटिक में क्या होता है देखेंगे, व्हेन नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन present in the compound। अब नो अनपेयर्ड का मतलब क्या होता है, वो सिली पॉइंट है। नो अनपेयर्ड मतलब क्या हुआ, सबके सब पेयर्ड हो गए रहेंगे। दैट इज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, all the electrons are paired, then the compound is called, compound or you can say substance is called diamagnetic, राइट है। देख लेंगे कि अगर उसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं
सबके सब पेयर्ड है, जो मैंने जस्ट अभी प्रीवियसली बोला था यहाँ पे कि अगर उसके पास सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है का मतलब क्या हुआ कि जितना एक इलेक्ट्रॉन का मतलब एक हाफ स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन का जितना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट होगा, जितना भी दूसरे वाले का भी एग्जैक्टली उतना ही जनरेट होगा, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में जनरेट होगा। तो क्या होगा, ये दोनों ना एक दूसरे का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैंसिल कर देते हैं, तो रिजल्टेंट आपका हो जाता है जीरो। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आता ही नहीं है एंड रिजल्टेंट जीरो हो गया, इसलिए आप उसको बोलते हो डायामैग्नेटिक, कि वहां पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपका नहीं आता है, मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं आता है, राइट है। अब देखिए ये तो आपका डेफिनेशन हुआ इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट नो डाउट सेम थिंग अगर आपको सॉलिड कंपाउंड दिया जाए, आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं, तब कैसे करोगे। तो यहाँ पे आपको क्या माइंड में रखना रहता है, हाँ व्हाइट कलर से लिया हुआ है, मैं वापस से व्हाइट कलर से ले लेता हूँ। हाँ देखेंगे कि सेम हम लोगों ने वापस से क्या किया, एक मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट का मैग्नेटिक फील्ड ऑन किया, राइट है। उसमें हमारा जो सॉलिड कंपाउंड है उसको हम लोगों ने रख दिया, दिस इज आवर सॉलिड कंपाउंड, ओके। नाउ अब हमें करना क्या है, अब हमें ना चेक करना है इन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को। ध्यान सुनेंगे कि इन केस ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, इन केस ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होते हैं वो कंपाउंड से रिपेल होते हैं, मतलब कंपाउंड से वो दूर भागते हैं। अब ऐसे क्यों, इट इज बिकॉज कि जो कंपाउंड है आपके पास उसमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी था वो उसने एक दूसरे को कैंसल आउट कर दिया है। अब एक दूसरे को कैंसल आउट कर दिया है तो उसके पास कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बचा ही नहीं है, तो एक्सटर्नल जो आपका मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो उससे अट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बचा ही नहीं ना। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना रहता है कि इन केस ऑफ योर डायमैग्नेटिक, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होते हैं वो रिपेल होते हैं, मीन्स वो दूर भाग रहे हैं टूवर्ड्स योर मीन्स ऑपोजिट टू योर सॉलिड कंपाउंड, लाइक दिस वे। आई होप यू कैन सी, एंड इसको आपको समझ में आ रहा होगा। अगेन सेम थिंग, क्यों व्हाइट लाइंस क्या था आपके, एक्सटर्नल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। लेट मी राइट अगेन, एक्सटर्नल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो यू कैन सी वहां पे लाइंस जो फोर्सेस है वो आपके सॉलिड कंपाउंड से दूर भाग रहे हैं, रिपेल हो रहे हैं, करेक्ट है। तो सेम थिंग वी कैन राइट एज, यहां पे लिख देते हैं, व्हेन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर, अगेन हम लोग वर्ड यूज करते हैं वीकली रिपेल्ड, वीकली रिपेल्ड बाय द कंपाउंड, करेक्ट है, यस। ये आपका दोनों डेफिनेशन बन गया। अब देखिए अगर इसके हमें एग्जाम्पल लेने हो तो आप थोड़े से 11 का ले सकते हो, थोड़ा याद करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि N2 जो था देन नोबल गैसेस ले लो, है कि नहीं। इन सबके पास क्या होते हैं, जो ऑक्टेट्स होते हैं ना वो पूरे के पूरे कंप्लीट हो गए, इलेक्ट्रॉन से पूरे के पूरे पेयर्ड हो जाते हैं। तो उनको अगर आप सॉलिड स्टेट में लोगे भी ना तो भी वो आपके क्या होंगे, वो आपके होंगे डायामैग्नेटिक। ये हो गया। देन आप कोई एक आयनिक कंपाउंड ले लो, दैट इज योर NaCl। आपको पता है ना कि यहाँ पे NaCl में भी क्या हो रहा था, वहाँ पे ऑक्टेट ल्यूइस का ऑक्टेट बैलेंस सेटिस्फाई करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है। तो अल्टीमेटली अगर ऑक्टेट सेटिस्फाइड हो गया तो उसका पूरा का पूरा शेल कंप्लीट हो जाएगा ना, और शेल कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं दिखा सकता, राइट है। तो इसको हम बोलेंगे डायामैग्नेटिक। आई होप आपको ये क्लियर होगा, करेक्ट। चलिए अभी थर्ड टाइप भी देख लेते हैं फटाक से। और थर्ड टाइप है ना वो मीन्स, हाँ ये थर्ड टाइप जो है ना ये आपके लिए थोड़ा सा न्यू हो सकता है क्योंकि ये 11 में नहीं होता है। बट अगेन लेट मी टेल यू, ये थर्ड टाइप भी ना बेसिकली फर्स्ट वाले का ही एक वर्जन है जिसको हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ओके। ध्यान देंगे कि ये फर्स्ट टाइप का ही कैसे वर्जन हो गया उसी का, कि फर्स्ट टाइप क्या था हमारा पैरामैग्नेटिक, करेक्ट।
और पैरामैग्नेटिक में क्या बोला हम लोग ने कि कम से कम एक तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फोर्सेस को अट्रैक्ट करता है, राइट है कि नहीं। तो यहां पे क्या होगा, अभी ध्यान दो, यहां पे आपका डेफिनेशन बनेगा व्हेन मोर unpaired electrons are present in the compound or substance, correct, then it is called ferromagnetic। अब देख लीजिए कि सेम उसी के जैसा डेफिनेशन है यहाँ पे कि वहां पे हम लोगों ने बोला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ पे हम बोल रहे हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, बट यहाँ पे थोड़ा सा क्या लगे कि वहां पे हमने बोला कि एटलीस्ट वन होना चाहिए। अब अगर इन दोनों में अपने को डिफरेंस फाइंड आउट करना है कि क्या दोनों में डिफरेंस होगा, तो देखिए आपको माइंड में क्या रखना है कि इनमें न सिर्फ एक मार्जिन का डिफरेंस है। अगर हम बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि हम लोगों ने बोला हुआ है मोर नंबर। अब मोर कितना होता है मोर को तो स्पेसिफाई नहीं किया जा सकता ना, तो इसके लिए इन टर्म्स ऑफ दिस जनरल यूज किया जाता है कि जब अपने पास लेस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेस मतलब बोलेंगे कि 1 या 2 इतना ही है, तो हम लोग बोलेंगे उसको क्या, पैरामैग्नेटिक। अगर आपके पास मोर नंबर आ रहे हैं मींस 4, 5, 6 ऐसे ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, तो उसका आप बोलोगे फेरोमैग्नेटिक, करेक्ट है। अब जैसे मैंने बोला कि ये तो मतलब ऐसा बोलते हैं ना कंपैरेटिव बात हो गई, तो प्रॉपर डेफिनेशन इसका क्या होगा, प्रॉपर डेफिनेशन है ना वो होता है इसका इन टर्म्स ऑफ this your external magnetic lines of forces, इसके टर्म में आपका प्रॉपर डेफिनेशन बन जाएगा, ठीक है। ध्यान देंगे, थोड़ा सा रिकलेक्ट करेंगे कि वहां पे हम लोगों ने क्या बोला था, इन टर्म्स इन पैरामैग्नेटिक जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होते हैं वो आपके कंपाउंड किस तरफ वीकली अट्रैक्ट होते हैं, करेक्ट है। यहां पे क्या इंटरेस्टिंग है, यहां पे इंटरेस्टिंग है कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होते हैं ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, एकदम स्ट्रांगली, वेट डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं कि ये ऐसा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। अब स्ट्रांगली अट्रैक्ट होने का मीनिंग क्या हुआ मैं आपको एक मिनट बताता हूं कि स्ट्रांगली अट्रैक्ट मीन्स कि अगर हम लोगों ने पैरामैग्नेटिक में क्या बोला था कि जो सब्सटेंस है ना वो एज अ मैग्नेट आपको प्रॉपर्टी दिखाएगा जब वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड को बंद किया तो सब्सटेंस आपका नॉर्मल वापस से न्यूट्रल सब्सटेंस बन जाएगा विदाउट एनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। लेकिन अगर हम बात करते हैं फेरोमैग्नेटिक का, अब फेरोमैग्नेटिक में स्पेशलिटी क्या होती है कि इनमें ना जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है ये परमानेंट होती है, ये परमानेंट मैग्नेट जैसा बिहेव करते हैं कि इनको हम लोग ने अगर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में रखा, ये लाइंस ऑफ फोर्स को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट भी इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है कि वो जो लाइंस ऑफ फोर्सेस है ना वो मॉलिक्यूल को पेनिट्रेट करके मतलब उसके अंदर से पास होके जाती है, इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है। एंड अगर मैं लाइंस ऑफ फोर्सेस को बंद भी कर दूं, मैंने मैग्नेटिक फील्ड मतलब बंद कर दिया, इंस्ट्रूमेंट बंद कर दिया, फिर भी इनके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहेगा। जैसे आपके मैग्नेट्स होते हैं ना, अब मैग्नेट्स के लिए कोई मैग्नेटिक फील्ड आपको किसी इंस्ट्रूमेंट रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, नॉर्मली विद मैग्नेट देखो मेटल से अटैच करके चिपक जाएगा वो, दिस दैट इज कॉल्ड इज योर फेरोमैग्नेटिक। तो देखिए सेम चीज मैं यहां पे लिख देता हूं, व्हेन द external magnetic lines of forces are strongly attracted towards the compound or substance such that the substance become permanent magnet। बस यही एक वर्ड आपको इंपॉर्टेंट में माइंड में रखना है कि फेरोमैग्नेटिक जो होता है ना उसमें आपका जो सब्सटेंस है वो परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। मैं यहाँ पे थोड़ा इसको हाईलाइट कर देता हूँ,
ऐसा, राइट। इसको भी ना ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की जरूरत ही नहीं पड़ती है, उसके पास परमानेंट उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाता है। ओके, चलिए इसके एग्जांपल लिख देंगे। एग्जांपल देखोगे तो आपका होगा कोबाल्ट, निकेल, Fe, गैडोलिनियम। गैडोलिनियम मीन्स बेसिकली आपका इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में भी आपका एक आ जाता है गैडोलिनियम, बिकॉज इफ यू चेक ना तो इसके पास इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो कम से कम 7 अराउंड, हाँ 7 to 8 इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 7 to 8। तो इसके लिए ये आपका बन जाता है परमानेंट मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। CrO3 ये भी दिया हुआ है कि ये भी आपका एक परमानेंट मैग्नेट जैसा बिहेव करता है, राइट है। तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं। जनरल आपको बस माइंड में रखना है कि डिफरेंस क्या है, एक बार शॉर्ट में फटाफट देख लेंगे। पैरामैग्नेटिक कम से कम एक अनपेड इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को वीकली अट्रैक्ट करता है, राइट है। डायमैग्नेटिक नो अनपेड इलेक्ट्रॉन मींस ऑल आर पेयर्ड, यहां पे दिखा देता हूं ऑल आर पेयर्ड, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को वीकली रिपेल करता है। एग्जांपल 2-3 अपने पास है। फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मोर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मींस अगर इसको दिखाना हो हमें तो देखिए कुछ ऐसे दिखा सकते हैं कि इमेजिन करो आपके पास हम लोगों ने कोई डी का ही ले लिया, ओके, कोई डी का ही ले लिया एलिमेंट, तो देखिए उसके पास 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखा दिया मैंने। जब ऐसा मोर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं ना तो इसको ही हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। और इंटरेस्टिंग क्या है कि फेरोमैग्नेटिक जो होते हैं ये वीकली स्ट्रांगली ये अट्रैक्ट करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को। एग्जांपल को दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। नो डाउट इस पे डेफिनेशन वाइज ही क्वेश्चन आते हैं, डेफिनेशन वाइज एंड एग्जांपल दिखाने के लिए बस, बट ये इसका यूज सब जगह पर है, आपको भूलना नहीं है, बोर्ड्स में भी कहीं पर भी, क्योंकि सेम इससे रिलेटेड ही ना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर है, वहां भी इसका यूज है। D&F ब्लॉक वहां भी इसका यूज है, और वहां पे तो आपको कैलकुलेट करना पड़ता है कि अगर n इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास है अनपेयर्ड तो मैग्नेटिक उसका मोमेंट कितना आएगा। नो डाउट हम लोग वो भी उसको हमें उस चैप्टर में उसको डिटेल में पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। सिर्फ इसके अभी हम लोग को न्यूमेरिकल्स लेने हैं, तो हम न्यूमेरिकल्स अभी जस्ट बाद में ट्राई करेंगे।